नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं मनोज कुमार, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी। माय डियर लर्नर्स, आज की जो हमारी क्लास है वो यूपीएससी के 2024 जो अपकमिंग प्री और मेंस एग्ज़ाम है, साथ ही बच्चों जो स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम होंगे उसके रिगार्डिंग ये क्लास बहुत ही वैल्यूएबल है, इम्पोर्टेंट है। और इस क्लास में जैसा कि आप देख रहे हो, हमारा जो टॉपिक है वो है एमएसपी एंड फार्मर्स। हम देख रहे हैं कि न्यूज में अभी चल रहा है कि किसानों का मूवमेंट है, प्रोटेस्ट है, वो क्या उनकी डिमांड है। तो माय डियर लर्नर्स, आज की क्लास में हमने हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्कस करेंगे और आपके सामने हर कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका किसी भी एंगल से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो गलत ना हो। हमें पढ़ाते हुए बच्चों लगभग 10 से 12 साल हो गए हैं, तो एक जो इतना एक्सपीरियंस किसी भी टीचर को हो जाता है तो उनको ये आइडिया होता है कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, खासकर यूपीएससी में, किस टाइप के आपके क्वेश्चन फॉर्मेट किए जा सकते हैं। ये क्लास बच्चों बाईलैंग्वेज रहेगी, ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में कोई भी बच्चा इस क्लास को देखेगा या सुनेगा, पढ़ेगा, तो उसके कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हम जानते हैं भाई न्यूज़ है, सोशल मीडिया का ज़माना है बच्चों, है ना। तो हमारे देश में अभी सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो इशू है वो क्या चल रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट। अब ये फार्मर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारे देश में सबसे पॉइंट चल रहा है अभी ये जो पूरी वेस्टर्न दिल्ली को कवर कर रखा है, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर को भी सील कर रखा है। तो किसानों की क्या डिमांड है, ये किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। 2020-21 में भी प्रोटेस्ट किया था, बाद में वो जो थ्री एग्रीकल्चर लॉ बनाए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो बाद में विड्रॉ किए थे। हालांकि पॉलिटिक्स भी है और उसमें पोजीशन अपोजिशन दोनों के अपने अपने लॉजिक हैं, तर्क हैं। तो मेन पॉइंट क्या है कि कृषक जो है वो फार्मर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। दूसरा है हमारा किसानों में जो है ना सुसाइड, फार्मर्स जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों हो रही है, ये इनमें क्या ट्रेंड रहे हैं। क्योंकि यूपीएससी पता है आपको बच्चों कि ट्रेंड के क्वेश्चन या अप एंड डाउन के क्वेश्चन जरूर पूछता है, डायरेक्ट फैक्ट बहुत कम आते हैं। एक स्टेटमेंट के रूप में यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछते हैं। और थर्ड है फूड सेल्फ डिपेंडेंसी, यानी कि खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता। ये 3 पॉइंट हमने इस हिसाब से इसमें उठाए हैं बच्चों इस क्लास में, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आए प्री और मेंस के रिगार्डिंग, वो आप आसानी से सॉल्व कर सको। और अब देखो यहाँ मेन मुद्दा है कि एमएसपी के ऊपर बात चल रही है बच्चों। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन कीमत। ये क्या होता है, इसकी इतिहास क्या है, और किसानों को जो ये बोल रहे हैं कि एमएसपी के ऊपर लॉ बनाओ, लीगलाइज करो इसको, पार्लियामेंट में इसके लिए एक्ट बनाओ, ताकि हमें एश्योरेंस हो जाए कि हमें निरंतर एक लेवल का एमएसपी बनेगा, मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब पॉइंट ये है कि ये डिमांड जो चल रही है फार्मर्स की, लगभग 12 डिमांड वो लेके बैठे हुए हैं। इन डिमांड में क्या क्या पॉइंट हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक बच्चों कहने को तो आपका इकोनॉमिक्स का है, लेकिन इसमें देखो हम कवर करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो एमएसपी के मुद्दे हैं उसमें हमारा आईआर कैसे आ जाएगा, पॉलिटी एंड गवर्नेंस कैसे आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव सिस्टम इसमें कैसे इन्वॉल्व होगा। तो हम इस क्लास को एक फुल एंड फाइनल टच दे रहे हैं, ताकि आपका इंटरव्यू में भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए। जाहिर सी बात है यूपीएससी में जब आप पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए थर्ड स्टेप पे जाओगे, इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन बैकग्राउंड में जब चल रहे होंगे न्यूज़ में या करंट में, तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। खासकर जब आप विलेज बैकग्राउंड से हो, और या भारत के अभी भी लगभग 69 या 70% जनसंख्या आपकी कहाँ रहती है, रूरल एरिया में रहती है, तो आप उस बैकग्राउंड से जाते हो तो डेफिनेटली आपसे पूछने की संभावना रहती है कि एमएसपी क्या होता है, और एमएसपी के अलावा और कौन से प्राइस होते हैं, वो भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों स्वागत है आपका इस क्लास में, और उम्मीद करता हूँ कि क्लास आप कंप्लीट देखेंगे, पूरी क्लास देखेंगे, ताकि आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आप क्लास पूरी नहीं लगाओगे तो बच्चों उस क्लास का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि यूपीएससी डीप नॉलेज मांगता है, डीप स्टडी मांगता है, कंसेप्ट आपका अच्छे लेवल का होना चाहिए। तो हम चलते हैं हमारे फर्स्ट पेज पे इंट्रो के बाद। ये देखिए कि एमएसपी के लिए जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब इसमें क्या है कि हिस्ट्री ऑफ एमएसपी क्या है बच्चों, ये हम क्लियर करेंगे।
कौन एमएसपी डिसाइड करता है ये देखेंगे, और ये CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ये क्या है, ये कब बना, इसकी प्रोसेस क्या है। दूसरा है आपका CCEA कैबिनेट काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का क्या रोल होता है। स्वामीनाथन कमीशन है, ये क्या काम करता है, इसने क्या रिकमेंडेशन दी थी गवर्नमेंट को, ये कब ऑर्गेनाइज्ड हुआ था। स्वामीनाथन जी को जैसे आप जानते हो अभी भारत रत्न दिया गया है, तो जरूरी नहीं है कि आपका डायरेक्ट भारत रत्न का ही क्वेश्चन पूछ ले, उनका मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि स्वामीनाथन कमीशन के ऊपर आप क्रिटिकल इवेल्युएशन करें, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, तो आपको पता ही नहीं होगा कि नेशनल फार्मर कमीशन जो है हमारा राष्ट्रीय किसान आयोग है, वो जो 2004 में ऑर्गेनाइज हुआ, उसके आज भी ये चेयरमैन है। तो नेशनल फार्मर कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशन की हैं। अब किसानों को जो एमएसपी मिल जाएगा तो उससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट पे क्या लायबिलिटीज आएंगी, क्या बर्डन आएगा, गवर्नमेंट के बजट में क्या सिस्टम आएगा, क्या चेंज आएगा, ये भी काफ़ी मुद्दे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड है कि एमएसपी के ऊपर या जो किसानों की प्रॉब्लम है उनसे संबंधित सिर्फ स्वामीनाथन कमीशन ही नहीं है, कुछ और रिपोर्ट्स भी हैं, वो भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो, एक किसी भी क्लास का एक ब्लूप्रिंट होता है बच्चों, हमने ये जो फर्स्ट सेकंड 2 पेज हैं इन पे यही दिखाया कि इस क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो स्किप करने की जगह पेशेंस रखिए, डेडिकेशन रखिए। विदाउट पेशेंस और डेडिकेशन आपको किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली यूपीएससी, किसी भी फील्ड में आप जाओगे बच्चों, डेडिकेशन और पेशेंस के बिना सफलता नहीं मिलती। तो लास्ट में इसमें फार्मर प्रोटेस्ट कौन सी डिमांड लेके आए हैं, अगर वो गवर्नमेंट वो डिमांड मांगेगी तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा एक ब्लूप्रिंट था क्लास का। इस टॉपिक को हम पॉलिटी के साथ भी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, इकोनॉमी के साथ भी, ज्योग्राफिकल और प्लस इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछे गलत ना हो। तो हम देखते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट पे, ये हमारे एमएसपी की हम हिस्ट्री करेंगे बच्चों, कि एमएसपी का इतिहास क्या है और उससे संबंधित क्या मुद्दे रहे हैं। देखो, आफ्टर फ्रीडम यानी कि हमें पता है कि आज़ादी के दौरान हमारे देश में काफ़ी स्ट्रगल हुआ है, काफ़ी हमने बलिदान दिया है, तब जाके हमें फ्रीडम प्राप्त हुई। अब जब हम आज़ाद हुए तो हमारे सामने काफ़ी समस्याएं थी। जब प्राइम मिनिस्टर हमारे नेहरू जी थे, उनके सामने पूरे देश को संभालना, जिसमें माइग्रेशन की प्रॉब्लम थी, इमिग्रेशन की प्रॉब्लम थी, डेवलपमेंट तो करना ही था। तो अब आप किसी भी देश के अंदर जब डेवलपमेंट की बात करते हो तो बच्चों, डेवलपमेंट में दोनों पॉइंट आते हैं। हमें पता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चाहिए और सोशल डेवलपमेंट भी चाहिए। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो नेहरू जी के सामने ये मुद्दा था कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, कोर इंडस्ट्री करें, साइंस एंड टेक पे ध्यान दें, देश के स्ट्रेटजी भी चाहिए, डिफेंस भी चाहिए, रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए, साथ ही इकोनॉमी के साथ साथ हमें कल्चरल और सोशल डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए उस प्रकार विकास की धारा को पैमाना, एक स्केल देना था, एक लाइन देनी थी, ताकि सबका साथ सबका विकास हो। अब समस्या ये थी कि जब हम आज़ाद हुए तो हमारे देश में आपको पता है कि 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी बच्चों, और इसके साथ लगभग 56% एग्रीकल्चर का किस में योगदान था बच्चों, जीडीपी में। तो इसका मतलब पूरी इकोनॉमी हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। लेकिन अब नेहरू जी के जो आइडियोलॉजी थी वो चाहते थे कि हमारे देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेजी से हो, ताकि लोगों को रोजगार मिले, गरीबी दूर हो। खाली कृषि पे डिपेंड रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन अब इतनी बड़ी जनसंख्या को भरण पोषण के लिए, फूड सब्सिडी, फूड रिलायंस के लिए हम कहाँ जाएं, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता चाहिए थी। तो उसके लिए हमें एक अवसर मिला। क्या अवसर मिला, ये देखो, आप क्या देख रहे हो, PL480। ये PL480 क्या है बच्चों, ये अमेरिका का एक कानून था, पब्लिक लॉ 480। ये जो है ये कब बना था, 1954 में। अब इस पब्लिक लॉ के साथ कुछ कहानियां हैं। क्या कहानियां, ये है कि आपको पता है कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो आपका 1945 में समाप्त हो गया था, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में 2 गुट बन गए बच्चों। 2 गुट में आपका हो गया, एक तरफ था आपका यूएस था और एक तरफ आपका क्या था, यूएसएसआर था। यूएसएसआर यानी जिसको आज हम रसिया कहते हैं। रसिया एक सोशलिस्ट इकोनॉमी मॉडल को अपनाया हुआ था और अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट मॉडल को, इकोनॉमी को अपनाया हुआ था। तो अमेरिका चाहता था कि मेरे फॉलोवर सबसे ज़्यादा हो और रसिया चाहता था कि मेरे फॉलोवर सबसे ज़्यादा हो। तो इनके लिए एक प्रॉक्सी वार की कंडीशन चली हुई थी, दोनों में कंपटीशन था, जिसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड वार।
तो अमेरिका ने जितने भी देश थे वो चाहता था कि हम इनको कुछ प्रोग्राम दें, कुछ एश्योरेंस दें फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1954 में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे आइजनहावर, उन्होंने ये PL 480 लॉ बनाया, पब्लिक लॉ 480, जिसके तहत उन्होंने क्या किया, जो गरीब देश हैं, नेचुरल कैलेमिटीज से परेशान है। देखो बच्चों, वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था तो बहुत से देशों पर इसका इफेक्ट हुआ था। जापान तो बिल्कुल ही नीचे बैठ गया था। जापान की बात नहीं, जो लैटिन अमेरिकन कंट्री हैं, जो अफ्रीकन कंट्री हैं, बहुत सी गरीबी थी, हंगरनेस थी, भुखमरी थी, उनके अंदर फूड भेजना, एक्सेस सरप्लस फूड, यानी कि अमेरिका की जरूरत पूरी होने के बाद जो सरप्लस फूड है वो अमेरिका ने क्या सोचा कि हम इन देशों में भेजेंगे। अब इसके साथ उसका जो आइडियोलॉजी थी अमेरिका की वो क्या थी कि अपना एक इम्पैक्ट स्थापित करना। देखो हमें भी पता है भाई, कोई हमारी हेल्प करता है ना, बुरे दिन में हमारे काम आता है तो हम उसका एक एहसान मानते हैं। तो अमेरिका ने क्या किया, गरीबी, लाचार, भूखमरी और प्राकृतिक आपदाओं से, नेचुरल कैलेमिटी से परेशान कंट्रियों को, देशों को ये एक फूड रिलायंस दिया, यानी कि एक खाद्यान्नों में सहायता प्रदान की। उसका नाम बनाया था PL 480। अब अमेरिका चाहता था कि हमें यहाँ अपना एक प्रभाव छेड़ना है, क्योंकि सारे देशों को अपने साथ लाना चाहता था। इधर रशिया भी कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने ये PL 480 बनाया। अब इसके तहत उन्होंने क्या कर दिया, विभिन्न देशों में अपने अपने इंटरफेयर शुरू कर दी। अब यहाँ पर 1961 में इसका नाम रखकर जॉन F कैनेडी, जो अमेरिका के नेक्स्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया बच्चों, फूड फॉर पीस, यानी कि शांति के लिए भोजन। तो शांति के लिए भोजन मिलेगा, यानी कि लोगों के अंदर भूखमरी न। नाम तो फूड फॉर पीस था, सभी जानते हैं कि अमेरिका में कैसे CIA एक्टिवेट रहता था, किस हिसाब से वो अपनी जासूसी के या स्पाई संबंधी आपकी एक्टिविटी करते थे। तो जॉन F कैनेडी ने इसका नाम रख दिया फूड फॉर पीस। और हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो एक आइडियोलॉजी लेके चल रहे थे। बताया था जैसे कि भाई हमारे देश में औद्योगिक विकास पहले हो, तो उन्होंने एक अल्टरनेट मिला, चलो भाई एग्रीकल्चर के लिए हम परेशान नहीं होंगे। जो फूड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अमेरिका के साथ हमने PL 480 एग्रीमेंट किया, और वो एग्रीमेंट कर हुआ हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के साथ और प्लस आइजनहावर के साथ। अब ध्यान रखना यहाँ पर आइजनहावर नहीं, जॉन F कैनेडी, ये कैनेडी के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक पॉइंट क्या उठाया कि नॉर्मली अमेरिका जो है वो 1 साल के लिए एग्रीमेंट करता था बच्चों, ठीक है। लेकिन 1961 में अमेरिका ने भारत के साथ ये 4 साल का एग्रीमेंट किया। 4 साल का एग्रीमेंट का मतलब एक साथ अमेरिका चाहता था कि इंडिया उसके इन्फ्लुएंस में आए, क्योंकि जो कंडीशन थी हमारी आज़ादी के बाद, जैसे 1948 में पाकिस्तान का मामला चला गया, कश्मीर का मामला चला गया, तो रसिया ने हमारा साथ दिया था UNO में। तो चाइना के इन्फ्लुएंस को हटाकर रसिया ने हमारा साथ दिया, तो अमेरिका चाहता था कहीं इंडिया के ऊपर रसिया का इफेक्ट ना हो। तो अमेरिका ने क्या किया, कूटनीति होती, इसी को हम डिप्लोमेटिक पॉलिसी बोलते हैं, स्ट्रेटजी पॉलिसी बोलते हैं बच्चों। मैंने कहा था ना कि IR भी आएगा, तो वहां अमेरिका ने क्या सोचा कि इंडिया को 4 साल के साथ एक साथ एग्रीमेंट दे दिया। लेकिन जो ये PL 480 था बच्चों, ये एक इन्फीरियर क्वालिटी का व्हीट था, जिसमें कहा तो ये गया कि अमेरिका में जो कुत्तों के बिस्किट बनते थे इस आटे से, लेकिन अब भूखमरी में लोग तो खाएंगे, गरीब थी, कंगाली थी, सब जगह बुरा हाल था, नेचुरल कैलेमिटीज थी, वर्ल्ड वार अभी खत्म हुआ था, तो सबको जब मिल जाए वही भागते, चोर की तो लंगोटी भी अच्छी, तो कुछ भी मिल जाए गरीब देशों के लिए उनके लिए वही अच्छा होता है। तो वहाँ ये इन्फ्लुएंस शुरू करना किया अमेरिका ने और रसिया अपना। तो जो कैपिटलिस्ट कंट्री थी उसको हम बच्चों फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, पहली दुनिया के देश, और जो सोशलिस्ट कंट्री थी उसको हम सेकंड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यहाँ पर एक कंडीशन और क्या थी, 1965 में एक तो क्या हुआ, इंडो पाक वार हुआ था। अब ये भी बताएंगे क्या मामला था। और फेमाइन भी पड़ा था 1960 के डिकेड में, जो अकाल पड़ा था, उसके कारण हमारा देश एक थर्ड 5 ईयर प्लान नहीं स्थापित कर पाया। तो वो 1966 to 69 इस दौरान गैप आता है हमारा 5 ईयर प्लान में, क्योंकि ये 2 कंडीशन ऐसी थी जिसके कारण हम एक कंटिन्यू 5 ईयर प्लान नहीं चला पाए। तो ये फर्स्ट गैप माना जाता है 5 ईयर प्लान में। अब दूसरा यहाँ क्या हुआ कि अब 1965 में देखो, अब यहाँ आगे हम एक पेज पे समझाएंगे आपको। ये हमारी कंट्री है, ठीक है बच्चों, और हमारे देश के अंदर आपको ही पता है कि कंट्री के साथ हालात तो हमारे ऐसे ही थे कि जानते हो कि आप हमारे देश में क्या चल रहा था। यहाँ एक तरफ तो क्या है, पाकिस्तान ने हमारे साथ युद्ध छेड़ दिया था,
ठीक है। दूसरा, हम अभी चाइना से तो सुलटे ही थे मुश्किल से, यानी कि चाइना के साथ भी हमारा वार हुआ 1962 में, और पाकिस्तान ने भी हमारे साथ लड़ाई शुरू कर दी 1965 में, हालांकि हमें हिस्ट्री में नहीं जाना। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट थे, अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट थे बच्चों, वो बन गए थे आपके, कौन से प्रेसिडेंट, उनका नाम है लिंडन बी जॉनसन। ठीक है। ये जो प्रेसिडेंट थे, इन्होंने क्या किया, अमेरिका को, पाकिस्तान को क्या दे रखा था, पेटेंट टैंक दे रखे थे। ठीक है। अब ये पेटेंट टैंक जो है ना, वो काफ़ी मजबूत माने जाते थे उस टाइम, क्योंकि कोल्ड वार का टाइम था, तो अमेरिका और रसिया अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को शो ऑफ करने के लिए धड़ाधड़ इन्वेंशन रिसर्च करते जा रहे थे, कभी स्पेस में जा रहे हैं, कभी मून पे जा रहे हैं, तो वो एक कंपटीशन होता था। तो 1965 में अमेरिका ने मध्य एशिया या पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पावर दे दी, और पाकिस्तान ने कर दिया भारत की तरफ। अब हमारे यहाँ पर उस वक्त प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी जो दबंग थे, कभी डरते नहीं थे किसी से, और यहाँ से हमारे पास आ क्या रहा है, अमेरिका का शिप कार्गो आ रहा है, जिसमें हमारे लिए क्या है, वीट है, PL 480, ये आ गया, PL 480 इंडिया की तरफ आ गया। देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि एक ब्रॉड कंसेप्ट में यूपीएससी में क्वेश्चन आता है, सिर्फ हमें फार्मर्स की डिमांड क्लियर कर देना और इतिश्री कर लेना, वो क्लास नहीं है ये यूपीएससी की क्लास है, और इसमें काफ़ी डीप लेवल में आपके आस्किंग की जाती है। क्लियर। तो अब PL 480, और ये जो है हमारे चारों तरफ बच्चों क्या है, हमारा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, मान लिया ये हमारा 12 नॉटिकल मील तक ये प्रारंभिक जो है लाइन होती है, तो यहाँ तक हमारे डोमेस्टिक ओशियन लॉ लागू होते हैं, एक्टिव होते हैं, और आफ्टर 12 नॉटिकल मील इंटरनेशनल ओशियन लॉ आर एक्टिवेट, तो उसमें एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ अब आया सॉरी, तो जॉनसन ने कहा कि भाई भारत को ये पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता पे जो रहा फोकस करना चाहिए, और युद्ध की तनातनी के माहौल मत रखो। अगर भारत ने नहीं माना तो हम ये जो जहाज है, जो शिपमेंट है जिसमें गेहूं रखा, हम वापस मंगवा लेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि नहीं चाहिए, हमें ले जाते रहा, हम अपने देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे, आप अपना गेहूं ले जाओ। क्लियर। तो यहाँ ध्यान रखना, ये 15 किलोमीटर दूर ही था। तो जो अमेरिका आज भारत का सबसे बड़ा दोस्त बना हुआ है, किसी जमाने में उसने ये 15 किलोमीटर दूर से ये जहाज वापस मंगवा लिया, लिंडन बी जॉनसन ने। पॉइंट है क्लियर। और अब इस समस्या से हमने एक तो पाकिस्तान को तो जवाब दिया, या पाकिस्तान को जवाब देने में हमारे सबसे इंपॉर्टेंट थे होमी जहांगीर भाभा, जो हमारे परमाणु कार्यक्रम के जनक भी माने जाते हैं। तो होमी जहांगीर भाभा हमारे रिसर्च साइंटिस्ट थे DRDO में। अब 1965 में जो अमेरिका के पेटेंट टैंक थे बच्चों, उनकी जो लेयर थी वो काफ़ी स्लीपी थी, तो इस पे जैसे ही हम फायर करें तो जो गोला है, जैसे ये टैंक है अमेरिका का, और इस टैंक में जैसे भी हम क्या करते थे, इंडियन जो लोग हैं फायर करें, हम इस पे फायर करें, तो ये जो गोला है ना, ये फिसल कैसे चला जाता था। अब जहांगीर जी ने क्या किया, एक ऐसा केमिकल मिक्सचर किया, ये गोला जो है ये स्लिप नहीं करेगा, ये यहीं पर रोटेट करेगा, इस चद्दर में होल करेगा, होल करके अंदर जाएगा, अंदर जाके फिर ब्लास्ट होगा, यानी कि टैंक के परकचे उड़ा दिए हमने। लगभग 65 टैंक हमने ब्लास्ट किए पाकिस्तान के, अमेरिका के इन द सेंस। तो अमेरिका में खलबली मच गई, अरे यार ये इंडिया के पास ऐसा क्या है जिन्होंने हमारे पेटेंट टैंक तोड़ दिए, और पाकिस्तान की तो होश ठिकाने आ गए। तो अब यहाँ हुआ क्या कि होमी जहांगीर बाबा को वो बुलाते हैं, चलो भी हम मिलना चाहते हैं। बाद में पता चला, क्योंकि बाद में CIA के एक रिपोर्ट में भी ये पता चला कि उनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश करा दिया गया, और होमी जहांगीर बाबा से हमें हाथ धोना पड़ा। एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हमारे देश से, मतलब कि हम उससे वंचित हो गए। और साथ ही 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी की भी डेथ मिलती है, ताशकंद समझौते में इंडिया पाकिस्तान जो एग्रीमेंट होता, तो ये दोनों चीज़ें हुई। इस कारण जो लाल बहादुर शास्त्री जी प्रॉब्लम आई, गेहूं वापस गया, तो लाल बहादुर शास्त्री ने जो स्लोगन दिया था कि जय जवान और जय किसान। अब ये जय जवान और जय किसान के नारे के कारण ही आपकी क्या पॉसिबिलिटी हुई बच्चों, आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन।
अब जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात आती है तो हमारे देश के जो किसान हैं वो बोले कि भी ठीक है, हम इस ग्रीन रिवॉल्यूशन को बढ़ावा देंगे, लेकिन जो एक्सेस प्रोडक्शन होगा उसका हम क्या करेंगे। अब देखो उनकी बात जायज़ है, क्योंकि आप जो है अच्छी क्वालिटी के सीड्स ले रहे हो, आप इक्विपमेंट अच्छे ले रहे हो, आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो, आपके पास इरीगेशन आएगी, तो इन सब चीज़ों से आपका जो प्रोडक्शन होगा फूड का वो क्या होगा, एक्सेस होगा। अब जब एक्सेस प्रोडक्शन होगा तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी में क्या होता है, जब प्रोडक्शन एक्सेस होता है तो प्राइस क्या हो जाती है, कम। अब कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे किसान भाई थे, फार्मर्स थे, उनके मन में एक डाउट आ गया, भाई हम एक्सेस प्रोडक्शन करेंगे क्या। तब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि इसका भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे और एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि आपका जो कॉस्ट है वो कवर हो जाए और उस प्राइस को हम मेंटेन करेंगे। उसको कहा गया MSP, मिनिमम स्पॉट प्राइस। बच्चों कुछ आया समझ में कि MSP का ये मैंने आपको बेस बताया है कि MSP की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई है इनके कारण लाल बहादुर शास्त्री की गवर्नमेंट ने जो है ना फार्मर्स को एश्योरेंस दिया कि एक लेवल से नीचे प्राइस नहीं गिरना दिया जाएगा, उससे ऊपर ऊपर प्राइस रखेंगे तो आपकी जो कॉस्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वो आपको मिल जाए और हमारे देश के अंदर फूड सेल्फ डिपेंडेंसी क्रिएट हो सके। तो यहाँ ये इतिहास मैंने आपको बताया है कि MSP के पीछे अमेरिका का और ये पाकिस्तान के कंडीशन, फेमाइन होना, इन सब का क्या रोल है, इनके कारण क्या कंडीशन आई, क्या सिचुएशन आई। देखिए MSP के ऊपर बात हुई। अब MSP के ऊपर जो कमेटी है वो हम बताते हैं कैंसी होनी थी बच्चों। सबसे पहले ये जो कमेटी ऑर्गेनाइज हुई थी LK झा, लक्ष्मीकांत झा कमेटी का गठन किया हमने कब, 24 दिसंबर 1964। ये प्रधानमंत्री के हमारे सेक्रेटरी थे, सचिव थे। तो PM हमारे कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, ऑनरेबल PM। तो और एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे चिदम्बरम सुब्रमण्यम। तो ये जो मिनिस्टर थे इन्होंने MS स्वामीनाथन को प्रमोट किया था, जो बाद में जाके हमारे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के हमारे प्रणेता बने। तो LK झा कमेटी में 5 मेंबर थे बच्चों, और इन मेंबरों ने जो है ना कोशिश की कि हमारे देश के अंदर ये 2 पॉइंट लेके आए। ये 2 क्या मतलब, पहले ये एक ही लेके आए थे कि डिसाइडिंग प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि जो बेसिकली फूड ग्रेन्स है व्हीट और पैडी, यानी कि राइस और गेहूं के लिए, व्हीट और राइस के लिए सबसे पहले क्या प्राइस हम डिसाइड करेंगे ताकि एक लेवल से नीचे न जाए। लेकिन इनको इस बात का ध्यान नहीं रहा, ठीक है, कि हाउ मच, ये कॉन्सेंट नहीं किया इस कमेटी ने। यहाँ पर तो कोई कर लिया लेकिन इसको नहीं किया, इसलिए इसकी कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही बच्चों आगे जाकर 1 जैन 1965 को किसका गठन होता है, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का ही बाद में आगे जाके बच्चों 1985 में नाम क्या हो गया आपका, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, यानी कि CACP का पुराना नाम था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। 1995 में उसका नाम क्या रख दिया, यानी कि 1 जनवरी 1965 को फाउंडेशन हुई किसकी, LK झा कमेटी की बातों को ध्यान में रखते हुए कि एक ऐसा सिस्टम बनाओ कि हमारी MSP को डिसाइड किया जा सके। फिर B शिवरमन जो फॉर्मर भूतपूर्व रिटायर्ड सेक्रेटरी थे, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, उन्होंने इस कमेटी के ऊपर फाइनल परमिशन दे दी, और फाइनल परमिशन देते देते ही उन्होंने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया कि भाई कितनी फसल इसमें शामिल हो, हाउ मच क्रॉप शुड बी इंक्लूडेड। तो 1966 और 67 में पहली बार हमारे देश में क्या हुआ, व्हीट प्लस राइस के लिए एक न्यूनतम क्या डिसाइड किया गया बच्चों, मिनिमम स्पॉट प्राइस। लेकिन हुआ क्या कि 1969 में गेहूं को इससे बाहर कर दिया, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी एक्सपायर हो गए थे, ठीक है। और उसके बाद इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तो आपको मैं एक वाक्यांश बता देता हूँ, एक वाक्य भी घटित हुआ था कि 1966 में हमें गेहूं की ज़रूरत थी। तो जैसे इंदिरा गांधी अमेरिका में जाती हैं तो वही जॉनसन कहते हैं कि आ गए भिखारी गेहूं मांगने। ये एक टोंट मारा था अमेरिका के राष्ट्रपति ने, क्या करे उस वक्त मजबूरी थी, हमें ज़रूरत भी थी, और एकदम से हमारी हरित क्रांति तो अभी 1966-7 में आएगी तो उसका इफेक्ट भी आएगा। लेकिन पहले जब प्रेसिडेंट के साथ मिलती है हमारी माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, तो उस वक्त न्यूज़पेपर में सुर्खियों में भी आई थी कि भारत के लोग आ गए गेहूँ मांगने, आ रहे हैं गेहूं मांगने, ये उसमें स्लोगन भी चल रहा था न्यूज़पेपर में। तो मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। तो 1969 में गेहूं को हटा दिया और 1973
और 74 तक इस एमएसपी में काफ़ी अप एंड डाउन रहे, कभी कम कभी ज़्यादा, कई मुद्दे रहे। और 1975 से वीट का तो मामला था नहीं, राइस के लिए तो एमएसपी था ही बच्चों, लेकिन वीट के लिए क्या था, गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वीट बम्पर प्रोडक्शन हो रहा था और बम्पर प्रोडक्शन के कारण सरकार जो है जगह जगह एमएसपी नहीं दे सकती थी, इसलिए राइस का तो कंटिन्यू चलता रहा। लेकिन 1975 के बाद वीट के एमएसपी की डिमांड निरंतर चलती रही। ये मैंने आपको एक इतिहास बताया कि प्रधानमंत्री दोनों का, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के टाइम पे एमएसपी को लेकर कौन सी कमेटी ऑर्गेनाइज हुई थी, और स्वामीनाथन आयोग जो है वो बाद में आएगा। एमएस स्वामीनाथन का ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या कंट्रीब्यूशन था वो हमें यहाँ नहीं करना, लेकिन एक हिंट दिया है कि कैसे वो आपस में जुड़ा हुआ है एमएसपी के लिए। अब देखो एमएसपी के साथ साथ और क्या क्या होता है। देखो ये जो है हमारी क्रॉप्स है बच्चों, ठीक है, हम गेहूँ उगाते हैं या कोई भी फसल उगाते हैं, तो एक तो मैंने लिखा हुआ बिफोर हार्वेस्टिंग। बिफोर हार्वेस्टिंग की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं कि या तो फसल उगाने के दौरान, ड्यूरिंग सोविंग, यानी कि कोई फसल उगाई, या हम ये भी कह सकते हैं बिफोर सोविंग, यानी कि उगाने से पहले और उगाने के दौरान या कटाई से पहले, बिफोर हार्वेस्टिंग। गवर्नमेंट किसानों को क्या देती है, एश्योरेंस देती है कि आपको एक नीचे लेवल से प्राइस नहीं गिरने देंगे और उस प्राइस को मेंटेन करेंगे, उसको बच्चों हम कहते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी कि एमएसपी का डिसाइड जो है वो बिफोर हार्वेस्टिंग ही हो जाता है। जैसे अभी है, गेहूं की फसल के लिए आ गया, गेहूं की फसल कटी तो नहीं अभी, यानी कि अभी एट प्रेजेंट सरकार ने बजट में घोषित कर दिया कि वीट का जो एमएसपी है बच्चों वो क्या होगा, 2275 रुपये पर क्विंटल होगा। तो अभी तो गेहूं की फसल कटेगी मार्च के लास्ट में या अप्रैल में, तो कटने से पहले या उगाई के बुआई के दौरान ही जो फसल का मूल्य डिसाइड कर दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, उसको एमएसपी कहते हैं। लेकिन अब कटने के बाद क्या होता है, कभी कभी फसल क्या होती है, काफी बम्पर होती है, बम्पर फसल होता है। अब बम्पर फसल होता है तो कभी कभी सप्लाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसलिए मार्केट में प्राइस बहुत नीचे रहता है, एमएसपी से नीचे हो जाता है। ऊपर से मार्केट में बिचौलिए भी होते हैं, दलाल भी होते हैं, घूसखोर होते हैं, मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग करने वाले भी होते हैं, एक्सेस स्टॉक करके उस चीज़ का फ़ायदा उठाने वाले भी होते हैं। उसके कारण कभी कभी प्राइस जो है वो ऊपर नहीं हो पाता। ऐसे में गवर्नमेंट जो स्टेप उठाती है और वहाँ पर गवर्नमेंट क्या है, उस खाद्यान्न को खरीद लेती है, उस प्रोडक्ट को खरीद लेती है। अभी जो प्रोक्योरमेंट प्राइस इसको कहा जाता है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग आपका कौन सा होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। तो प्रोक्योरमेंट प्राइस आफ्टर हार्वेस्टिंग, एमएसपी बिफोर हार्वेस्टिंग। अब प्रोक्योरमेंट का मतलब जैसे कभी कभी आपने देखा कि किसान दूध अपना बहा दिया, किसानों ने टमाटर बहा दिए रोड के ऊपर, किसानों ने प्याज बहा दिए रोड के ऊपर, आलू बहा दिए, फेंक दिए, तो वो मतलब वो कह रहे कि क्या करें बेच के, हमें जो लागत वो भी नहीं मिल रहा है। यानी कि एक आलू का रेट 5 रुपये किलो हो गया, मंडी में 5 रुपये किलो आलू है, तो किसान को कितना मिलेगा, 1 रुपया, मुश्किल से 2 रुपया, जबकि किसान को पर किलो उपजाई करने में 2 रुपये लग रहे हैं, मिल रहा है 1 किलो। ऊपर से उसको ट्रैक्टर में भर के मंडी में ले जाओ, वो तेल का और टाइम का भी कॉस्ट लगेगी। तो किसान क्या कर देते हैं, उस वक्त उस फसल को यूं ही फेंक देते हैं या खेत में ही आग लगा देते हैं। टमाटर में आपने देखा ना, कई वीडियो भी आपने देखे होंगे कि भरी फसल पे ही टमाटरों के पूरे खेत पे ही ट्रैक्टर चला दिया, क्योंकि इसको ले जाएंगे, तोड़वाएंगे, लेबर भी लगेगी, तेल भी लगेगा, मंडी में जाएंगे। तो वहां प्रोक्योरमेंट यानी गवर्नमेंट क्या करती है, सुरक्षात्मक स्टेप लेती है, लाओ भाई हम अपना इसको खरीद लेंगे। अब उसका बफर स्टॉक करती है। बफर स्टॉक के बाद उसको कहाँ रखा जाता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 14 जैन 1965 को। ध्यान रखना, CACP पहले होता है और ये FCI जो है ना उसी साल 14 जनवरी यानी कि 13 दिन के बाद इसकी फाउंडेशन होती है। FCI आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन के आसपास काफ़ी पीले रंग की बिल्डिंगें होती हैं, बड़े बड़े गोडाउन होते हैं। अब उस FCI का जो प्रोडक्शन होता है वो स्टॉक किया जाता है। उसको गवर्नमेंट क्या करती है, आम जनता को, क्योंकि आपको चाहिए फूड सेल्फ डिपेंडेंसी चाहिए देश में, तो खाद्यान्न निर्भरता। अब आम जनता को गवर्नमेंट क्या करवाती है कि PDS के तहत, जो आपको पता होगा कि 3 प्रकार की आपको फसलें खाद्यान्न देती सरकार, वीट, राइस और पल्सीज।
अब व्हीट आपका क्या है, 2 रुपये किलो मिलता है जरूरतमंद लोगों को। राइस है वो 3 रुपये केजी है, और पल्सीज हैं वो आपकी 1 रुपये केजी हैं। इसको हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने क्या चला रखा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना बच्चों, इसमें भी आपके 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में कैसे हैं कि ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है 3 पार्ट में कैसे हम बना सकते हैं इसको, ये देखो। 3 पार्ट में क्या है कि कब ये शुरू हुआ था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब शुरू हुई थी आपकी, ये ऐसे क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट तो नहीं पूछे जाते, लेकिन आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो आपका पीडीएस सिस्टम है वो सबसे पहले 1950 के डिकेड में हुआ था। तो 1950 से लेकर 1997 तक डायरेक्ट आपका पीडीएस चलता सीधा, और उसमें फिर जमाखोरी शुरू हुई, इसका मिसयूज हुआ। मिसयूज होने के बाद इसमें सुधार की जरूरत पड़ी, रिफॉर्म किया गया। तो 1997 से लेकर 2013 तक आपका क्या बना दिया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें टारगेट बनाया कि भाई वेरी पुअर और नॉर्मल पुअर, तो आपने देखा होगा ना कि हरा राशन कार्ड है, ग्रीन राशन कार्ड है, येलो है और पिंक राशन कार्ड है। तो जानकारी आपको पता हो कि राशन कार्ड की प्रोसेस सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 के बीच अपने राइन टाइम में की थी। तो ये हिस्ट्री में भी पूछा जाता है। अब 2013 के बाद हमारे देश ने क्या शुरू कर दिया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया 2013 में, और तब से लेकर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये चल रहा है। तो अब मेन पॉइंट क्या है कि जो सरकार आम जनता को इस कीमत पर जो फूड ग्रेन प्रोवाइड करा रही है राशन कार्ड प्रणाली से, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इशू प्राइस। यानी कि इशू प्राइस वो हुआ जिसके कारण जनता को सामान्य कीमतों से कम कीमत पर फॉर वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से सस्ता अनाज मिलता है, राशन सिस्टम मिलता है, उसको हम इशू प्राइस कहते हैं। प्रोक्योरमेंट आफ्टर हार्वेस्टिंग, एमएसपी बिफोर हार्वेस्टिंग। अब कई बार क्या होता है कि मार्केट में प्राइस का डिसाइड, आपको पता है इकोनॉमी में क्या होता है बच्चों, डिमांड एंड सप्लाई से होता है। तो कभी कभी डिमांड एंड सप्लाई के कारण क्या होता है, या तो प्राइस बहुत ऊपर चले जाते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट से, या फिर नीचे। देखो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की लिए एक हल्का सा एग्जांपल दे देता हूँ। ये आपका डिमांड करो होता है और ये आपका क्या होता है, सप्लाई करो। तो जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, वहाँ पर क्या डिसाइड हो जाती है, प्राइस। और जहाँ इस एक्सिस पर आपका क्या होता है, ओ एक्स पे होता है आपका डिमांड या क्वांटिटी, ठीक है। और ओ वाई पर क्या होता है आपका प्राइस। तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब होता है जहां पर प्राइस डिसाइड हो। तो कभी कभी प्राइस या तो ऊपर हो जाती है या फिर प्राइस क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए सरकार राशनिंग कार्ड सिस्टम, पीडीएस सिस्टम भी काम करता है, सरकार का प्रोक्योरमेंट प्राइस भी काम करता है, सरकार का बफर स्टॉक भी काम करता है। तो इसमें हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस और फ्लोर प्राइस। तो एक लेवल से नीचे कीमत न जाए ताकि किसानों को नुकसान ना, और एक लेवल से अबोव प्राइस न जाए ताकि आम जनता उसको खरीद ना पाए। दोनों में गलती हो जाती है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो गवर्नमेंट का मेन मोटो क्या होता है बच्चों, वेलफेयर करना। और वेलफेयर कब होता है, जब प्राइस कंट्रोल रहे और आम आदमी की बेसिक नीड्स यानी कि खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताएं, कपड़ा, रहने का मकान और आपका जो स्वच्छ वातावरण और जल है, ये मिलना चाहिए। इसके बिना तो जीवन होगा ही नहीं। तो ये जो सेलिंग प्राइस है, ये फ्लोर प्राइस है, ये आपका मार्केट मैनेजमेंट से संबंधित है। क्लियर। और एमएसपी है वो किसानों के लिए है। आफ्टर हार्वेस्टिंग प्रोक्योरमेंट है, जो एमएसपी में जो आपकी 23 फसल हैं, 23 क्रॉप, उसके अलावा जो आपकी सब्जियां, उसको भी ध्यान में रखा जाता है प्रोक्योरमेंट से। और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी आपका, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है कि कोई जो ट्रेडर्स हैं वो एक्सेस स्टॉक न कर पाए। कई बार क्या होते हैं, जो ट्रेडर्स हैं वो सारा प्याज खरीद लेंगे, सारा आलू खरीद लेंगे और उसको स्टॉक कर देंगे, ब्लैक मार्केटिंग करेंगे। तो वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलाउड है या नहीं है, उसको भी ध्यान में रखती है सरकार। और फिर आपका बफर स्टॉक को एफसीआई के माध्यम से आम जनता को पीडीएस प्रोसेस के थ्रू प्रोवाइड कराती है। ये है आपका सिस्टम सारा। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए यूपीएससी प्री में, मेंस में या इंटरव्यू में कि पीडीएस से आप क्या समझते हो, एफसीआई का क्या रोल है, बफर स्टॉक का क्या मामला होता है,
आफ्टर हार्वेस्टिंग कौन सा प्राइस होता है, बिफोर हार्वेस्टिंग कौन सा प्राइस होता है, मार्केट बैलेंस बनाए रखने के लिए प्राइस सेलिंग और सेलिंग प्राइस और फ्लोर प्राइस का क्या रोल होता है, और पीडीएस में आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। हालांकि ये मेन पॉइंट हमें अलग अलग डिस्कस करना, वो अलग क्लास है, लेकिन हम एमएसपी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो एमएसपी में इन चीज़ों की वैल्यू होती है। क्लियर ये चीज़ें। अब नेक्स्ट देखो पॉइंट में क्या आता है बच्चों, अब डिटर्मिनेशन ऑफ एमएसपी क्या होता है, यानी कि जो सीएसीपी है वो एमएसपी को कैसे डिसाइड करती है। आपको पता है कि ये किसी भी देश के अंदर जब मिनिमम, किसी भी देश के, हमारे देश के अंदर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, सबसे पहले हमारा सीएसीपी क्या देखता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि एक किसान को अनाज पैदा करने में कितना खाद लगा, कितना सीड है, फर्टिलाइजेशन है, केमिकल है, इक्विपमेंट है, इरिगेशन कॉस्ट है, डीजल भी लगता है भाई, ट्रांसपोर्टेशन भी लगती है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आया, पेस्टिसाइड कितने खतने, अब आपको डीएपी कितने का आता है, एक नॉर्मल यूरिया कितने की आती है, वो भी आपको देखना पड़ता है। सेकंड क्या है, चेंज इन इनपुट प्राइस। चेंज इन इनपुट प्राइस का मतलब है कि जैसे एक खेत को काटने में जो लेबर लगती है, जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, जैसे ट्रैक्टर कटाने, अपनी फसल निकालने का, काटने का और उसको ढोने का, कितना चेंज हो रहा है। दूसरा जो लेबर है उसके अंदर इनपुट की है वो कितनी चेंज हो रही है, जो खाद है वो पिछले साल कितनी थी, इस साल कितनी, यानी कि उनके अंदर चेंज कितना है उसको भी दिखा जाएगा। थर्ड है ट्रेंड इन मार्केट। मार्केट ट्रेंड का मतलब होता है कि जो बाजार में आवक, कहते हैं ना, बम्पर स्टॉक हुआ है या कम प्रोडक्शन हुआ है तो प्राइस का और सप्लाई का और डिमांड का मैटर चलता रहता है, उसको ध्यान में रखा जाता है। इसी प्रकार उसमें आ जाता है डिमांड एंड सप्लाई, कि भाई अब की बार फूड ग्रेन की या प्रोडक्शन कॉटन है, रो कॉटन है, जूट है, ये कम होता है तो आपको पता है कीमतें बढ़ जाती हैं, ज़्यादा होता है तो कीमतें क्या हो जाती हैं, कम। तो यहाँ डिमांड एंड सप्लाई का भी रोल होता है। फिफ्थ है बच्चों इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल कॉस्ट। अब इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपके अंदर जैसे कॉटन है, अब कॉटन का जाके कपड़ा बनेगा, जूट का भी यूज होगा, ठीक है। अब ये कच्चा है और सप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में उसका क्या डिपेंड है। दूसरा, इंडस्ट्री के लिए चाहिए क्या चाहिए बच्चों, एनर्जी चाहिए, है ना। एनर्जी के लिए क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब देश के अंदर इलेक्ट्रिक जनरेशन कैसे हो रही है, मोस्टली आपकी अभी थर्मल पावर चल रही है। कोयला महंगा हो जाए, कोयले के ट्रांसपोर्टेशन महंगे हो जाए, क्रूड ऑयल महंगा हो जाए तो कोयले का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी क्या होगा, इफेक्ट होगा। तो उसके कारण इंडस्ट्रियल कॉस्ट में क्या इफेक्ट आया है वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और सिक्स्थ है कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड जनरल प्राइस, यानी कि इनके कारण जाहिर सी बात है, देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कोल महंगा हुआ भाई, कोल महंगा हुआ तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ये सारी बढ़ जाएगी, ठीक है। जो फैक्ट्री चल रही है उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वो आपका क्या करेंगे, प्राइस बढ़ाएंगे, और प्राइस बढ़ाएंगे तो मार्केट में इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब एक चीज़ आपस में इकोनॉमी में जुड़ी हुई है ना। तो यहाँ जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या चेंज आया, और रहने की जो है कि मकान बनाना महंगा हुआ है, सस्ता हुआ है, खाद्यान्न महंगे हुए हैं, सस्ते हुए हैं, कपड़े महंगे हुए हैं, सस्ते हुए हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि जीवन स्तर, जीवन निर्वाह करना कम है, मुश्किल है या आसान है, उसको भी शामिल किया जाता है। 7 है इंटरनेशनल प्राइस लेवल। अब इंटरनेशनल प्राइस लेवल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो क्रूड ऑयल है वो सारा आपका मोस्टली पूरी दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। दूसरा फर्टिलाइजर है, आपको पता है कि हमारे फर्टिलाइजर का बिल कितना है, 1.66 लाख करोड़। अब जो क्रूड ऑयल है वो 90% हम इंपोर्ट करते हैं। अब 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, खाद भी हम 1.66 लाख करोड़, सबसे ज़्यादा हम किस से इंपोर्ट कर रहे हैं, रसिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। और रसिया किस में बिजी है भाई, यूक्रेन वार में, ऊपर से कोरोना आ गया था। तो अभी हाल ही में रेड सी में भी ईरान के हैती आतंकवादी समूह ने अमेरिका के एक सप्लायर शिपमेंट पे अटैक किया। वो नेवल था या सप्लायर था, कुछ भी हो, लेकिन जो चेन सिस्टम है, सप्लाई चेन, वो डिस्टर्ब होती है। तो अभी जो वर्ल्ड बैंक G20 की समिट हुई थी या G7 का जो समिट हुआ था उसमें भी ये इशू उठाए गए। अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ इंटरनेशनल दुबई में, उसमें भी ये इशू उठाया गया है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पर जो शिपमेंट है उनको कोई भी अपने निजी स्वार्थ के लिए डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि पूरी दुनिया में सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है। तो इंटरनेशनल प्राइस लेवल, कोरोना वैसे था, रसिया यूक्रेन वार चल रहा है,
ईरान पाकिस्तान में छटपट चल रही है, इजराइल फिलिस्तीन चल रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी अप एंड डाउन होते हैं। तो यहाँ इसलिए मैंने कहा था कि इस क्लास में IR के भी कुछ पॉइंट आएंगे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के भी आएंगे, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी तो है ही, ठीक है। और लास्ट है बच्चों इसमें इश्यू प्राइस एंड फूड सब्सिडी, यानी कि इनके कारण सरकार कितने पे तो वो प्रोडक्शन खरीद रही है किसानों से, और आम जनता को प्रोवाइड कराने के कारण फूड सब्सिडी पे कितना डिफरेंस है। तो फूड सब्सिडी यानी कि जो सबसे ज़्यादा खर्चा देखो, अब किसानों से खरीदा 2275 क्विंटल, यानी कि 23 रुपये का लगा लो, सरकार 23 रुपये का एक किलो गेहूं परचेज कर रही है, 1 किलो, और उसको FCI में रख रही है। FCI में क्या कॉस्ट ऑफ स्टॉक भी होगी, क्योंकि आपके देश में FCI में क्या होता है, इतना अनाज खराब हो जाता है जितना ऑस्ट्रेलिया में पैदा होता है एक साल में, है ना। और दूसरा, हम कम नहीं है भाई, ऑस्ट्रेलिया में जितनी एक साल में पॉपुलेशन बनती है, ऑस्ट्रेलिया में जितनी पॉपुलेशन है टोटल, उतना हम एक साल में यहाँ देश में पैदा करके बैठा जाती है। यानी कि जनसंख्या भी हम ऑस्ट्रेलिया जितनी बना देते हैं एक साल में, प्लस ऑस्ट्रेलिया के जितना प्रोडक्शन वो हम FCI में हमारा खराब हो जाता है। और दूसरा एक पॉइंट और है कि फूड सब्सिडी या जो सप्लाई चेन का एक मैं एग्जांपल बताऊं आपको, कि हमारे नॉर्थ से 2014-15 से पहले नॉर्थ से साउथ में व्हीट को एक्सटेंड करना, भेजना, ऑस्ट्रेलिया से व्हीट इंपोर्ट करने से महंगा पड़ता था, कॉस्टली पड़ता था। तो सोचो हमारी गवर्निंग पॉलिसी कैसे काम करती थी, क्या उसमें बाधाएं थी, वैसी क्या दिक्कत है कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी गेहूं को हम भेजें तो महंगा है, और ऑस्ट्रेलिया से मंगाएं गेहूं तो हमारा सस्ता पड़ता है। तो ऐसे क्या थे, क्या कॉस्ट लगती थी, ऐसा क्या ट्रांसपोर्टेशन लगता था, क्या टोल टैक्स लगते थे, क्या उनके अंदर क्या समस्या थी। तो ये इस टाइप से ये इंटरनेशनल प्राइस लेवल और ये इश्यू प्राइस ये आपके मैटर करते हैं जब MSP को डिसाइड किया जाता है। यानी कि MSP की काउंटिंग में MSP को डिसाइड करने से पहले इन 8 या 9 पॉइंट को CACP क्या करता है, इनके ऊपर रिसर्च करता है, इनके ऊपर डिबेट या डिस्कशन होता है, वाद विवाद विचार विमर्श किया जाता है, तब MSP की प्रोसेस शामिल होती है। तो यहाँ पर आया समझ में। तो आपको देखो, अब ये ऑनलाइन क्लास है बच्चों, ऑफलाइन में क्या होता है हम डिस्कस भी कर लेते हैं, वाद विवाद भी कर लेते हैं, लेकिन मैं भी ऐसे एज्यूम करके बैठा हूँ कि आप जब इस क्लास को पढ़ोगे तो आप मैसेज भी करोगे, रिप्लाई भी करोगे कि सर क्लास में ये कमी थे, ये समझ में नहीं आया, ये हाँ सर समझ में बहुत अच्छा आया। तो वहाँ इंटरेक्शन बाद में होता है, ऑफलाइन में क्या होता है इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो विदाउट इंटरेक्शन तो बच्चों क्लास क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अभी पेशेंस रखो, अभी आधी क्लास हुई है, अभी आधी और रही है, तो थोड़ा सा मेहनत तो बच्चों देखो करनी ही पड़ेगी, है ना। बिना मेहनत के तो, बिना डेडिकेशन के तो भगवान भी कहते हैं बैठे बिठाए के तो भोजन भी नहीं मिलता, काम करना पड़ता है, कर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ आपने देखा कि एक MSP को डिसाइड करने से पहले 8 से 9 पॉइंटों के ऊपर फोकस करना पड़ता है। अब देखो हम बताएंगे MSP की प्रोसेस क्या है, कैसे डिसाइड होती है। ये देखो, ये 2 पॉइंट है यहाँ पर, कैबिनेट, ये है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, और सेकंड है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। अब इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें आपका एक तो चेयरमैन होता है बच्चों, दूसरा एक मेंबर सेक्रेटरी होता है, इसमें थर्ड एक ऑफिशियल मेंबर होता है, ऑफिशियल मेंबर गवर्नमेंट का, और 2 नॉन ऑफिशियल का मतलब क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर यानी कि सरकार में शामिल नहीं लेकिन एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी उनके पास एग्रीकल्चर और एग्रो इकोनॉमी के वो काफ़ी अच्छे जानकार होते हैं, उनको शामिल किया जाता है, जिनको कृषि की अच्छी नॉलेज हो, खेती बाड़ी की नॉलेज हो, जिनका बैकग्राउंड उससे संबंधित हो, उनसे विचार विमर्श करके आपका CACP काम करता है। दूसरा आपका कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। अब कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में देखो, अभी मैंने कहा कि हैती का प्रॉब्लम चल रही है और शिपमेंट पे बम्बार्डिंग कर दी उसने, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, तो वहाँ पर हमें डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि जो हमारे डिफेंस का सिस्टम है वो भी इसमें शामिल होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है ना वो हर एक चीज़ को इफेक्ट करती है बच्चों। दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय, यानी कि जो प्रो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है MSP के लिए हो रहा है, तो फार्मर प्रोटेस्ट यानी कि जो भी प्रो लैंड ऑर्डर है वो आपका किस में आता है, होम मिनिस्ट्री में ही आता है, चाहे स्टेट हो, और जाके सेंटर पे जाओगे तो आपका सेंट्रल होम मिनिस्ट्री है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी इसमें होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का तो मामला है ही, क्योंकि वित्त संबंधी मामला। दूसरा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि एसेंशियल प्रोडक्शन क्या है, कितनी कमोडिटी इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वो अभी हम डिस्कस किया था।
तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी मिनिस्ट्री शामिल होती है, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट सारा मिनिस्ट्री आपका, एग्रीकल्चर एंड फूड सब्सिडी, ये सारा चीज़ शामिल होती है कि एग्रीकल्चर के हिसाब से कहाँ पर कितना प्रोडक्शन हुआ है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। जैसे अभी आप देख रहे हो कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो छाए रहते हैं न्यूज़ में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल अफेयर में यही आएगा कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो फूड चेन सिस्टम है वो कैसे बाधित हो रहा है, कहाँ उसकी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रही है, एसेंशियल प्रोडक्शन के डिमांड विश्व लेवल पर क्या अप एंड डाउन हो रही है, तो कोरोना का क्या मामला था, ये भी फौरन देखो। इसीलिए क्या होता है, हर एक चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। और लास्ट है एजुकेशन एंड स्किल, यानी कि शिक्षा और कौशल के मंत्रालय, इन सब को मिलाकर बच्चों ये आपकी क्या बनती है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, यानी कि CACP जो काम करेगी वो कहाँ जाएगा, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। और फिर ये काम कहाँ जाएगा, हमारे जो हेड होते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपके कैबिनेट कमेटी के क्या होते हैं, हेड होते हैं। और यही लास्ट में आपका क्या डिसाइड करता है बच्चों, MSP डिसाइड करती है। तो आपस में कितने मंत्रालय इंटरकनेक्टेड है। और इंटरकनेक्टेड मिनिस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि हर एंगल से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से MSP डिसाइड करने से पहले पूरा डिस्कशन किया जाता है। ये तो है एक MSP का डिटर्मिनेशन। अब इसकी प्रोसेस देखो कैसे होता है। देखो ध्यान से, थोड़ा सा टिपिकल जरूर है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और क्वेश्चन आंसर लिखने में, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का, उसमें कोई प्रॉब्लम ना है। देखो ये है हमारी गवर्नमेंट बिल, CACP। अब CACP का काम है डिस्कस करेगा। CACP क्या करता है, इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले दो काम करता है। एक, ये स्टेट वाइज डिस्कस करेगा, सर्वे करेगा, टूर करेगा। सेकंड क्या करता है, कुछ क्वेश्चन बना लेती है, जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, आपका टेस्ट होता है, वैसे ही CACP भी एक प्रश्नावली बना लेता है। उस प्रश्नावली में क्या होता है, मार्केट की कंडीशन क्या है, क्लाइमेट संबंधी मामले क्या है, सॉइल क्वालिटी किस राज्य की कैसी है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन किस राज्य में कैसा हुआ। देखो मैंने कहा था कि हमारे देश में स्टेट वाइज क्लाइमेट का, वेदर का, सीजन का हमेशा थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस रहता है। सेकंड क्या है, सोइल की क्वालिटी राज्य के हिसाब से, जैसे पंजाब में अब क्या है, सोइल की क्वालिटी सैलिनिटी प्रॉब्लम के कारण, हरियाणा में क्या है, जहाँ जहाँ केमिकल का ज़्यादा यूज होगा तो सोइल क्वालिटी भी डिफर होती है। मिट्टियाँ की प्रकार अलग अलग हैं, हर एक मिट्टी के अंदर अलग अलग प्रोडक्शन होता है, अलग क्रॉप्स होती है। जैसे काली मिट्टी कपास के लिए है, वैसे एलोवेल मिट्टी आपकी गेहूं के लिए है, धान के लिए। तो अलग अलग मिट्टी में अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, तो उसको ध्यान में रखना। मार्केटिंग का मतलब क्या है कि किसान कितने एडवांस हैं, किसानों के पास कितने रिसोर्स हैं, एंड कितने हैं, मीन्स कितने हैं, किस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, है ना। और उसका फिर क्रॉप्स के ऊपर प्रोडक्शन कितना हुआ, ये सारी चीज़ों के ऊपर एक क्वेश्चन ही बनाता है CACP। अब ये खुद भी सर्वे करेगा, खुद इसका डिपार्टमेंट भी क्या करता है बच्चों, स्टेट वाइज टूर करता है। सेकंड पॉइंट, थर्ड क्या करता है कि ये जो क्वेश्चन बनाए हैं ये CACP किसको भेज देता है, इस कंपोनेंट को। जैसे सेंट्रल मिनिस्ट्री हमारी जो मेन सेंट्रल मिनिस्ट्री, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को देता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भेजता है, नेफेड को भेजता है, कॉटन एंड जूट क्रॉप ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भेजता है, और ट्रेडर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो व्यापारिक समूह उनको भी भेजता है। तो यहाँ भेजने के कारण ये क्वेश्चन भी पर डिस्कस होगा। जाहिर सी बात है सर, CACP ने जो क्वेश्चन भी बनाई है ये अपने विचार देंगे। विचार देने के लिए क्या करते हैं, वो डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, और डिबेट करने के बाद अपनी मीटिंग में वो क्या करते हैं, फाइनल एक कंक्लूजन निकालते हैं। जो CACP ने क्वेश्चन भी भेजी और वो रिपोर्ट कहाँ दे देते, CACP को, और CACP उसको उसके ऊपर क्या बनाती है, एक ड्राफ्ट बनाती है और सबमिट टू क्या कर देती है, गवर्नमेंट। यहाँ तक आया समझ में कि नॉर्मली ये जो क्वेश्चन भी बनाई है ये डिस्कस होगा, डिबेट होगा, स्टेट पे जाएगा, वहाँ पर मिनिस्ट्री करेगी, और जो कंपोनेंट वो करेंगे, फिर अपनी एक रिपोर्ट दे देंगे CACP को। CACP उसके ऊपर एक ड्राफ्टिंग करेगी, एक कच्चा प्रारूप तैयार करेगी, ये फाइनल नहीं है, प्रारूप तैयार करेगी नॉर्मल, और उसको कहाँ दे दी, गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट क्या करती है, नेक्स्ट पेज पे देखो। अब यूनियन गवर्नमेंट, मैंने आप कन्फ्यूज ना इसलिए यहाँ पर क्या रखा है, मार्किंग कर दिया कि 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3rd स्टेप ऐसे होता है। तो यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, फर्स्ट स्टेप पे उस ड्राफ्ट को कहाँ भेज देगी, रिलेटेड मिनिस्ट्री एंड स्टेट्स फॉर कमेंट एंड फीडबैक। जैसे अभी मैंने बताया ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्किल बताया था ना, और इसी तरह स्टेट में भी होती है, वहाँ भेज देगी उसको। किसके लिए, अब अपना कमेंट दो, फीडबैक दो। वो फिर कहाँ जाएगा, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के मंत्रालयों को जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टेट का भी जाएगा ना, वो यहाँ से आ जाएगा इधर,
ये उसके ऊपर क्या कर देगा, एक एमएसपी थोड़ा सा मार्क कर देगा, काम चलाओ एमएसपी मार्क कर दिया, क्योंकि इसमें अभी गुंजाइश है चेंजिंग होने की, वेरिएशन की। अब ये सीसीए ने जो एमएसपी बनाया वो कहाँ जाएगा, वापस सीएसीपी के पास। सीएसीपी क्या करेगा, इसको अपने जो पोर्टल होता है उसके ऊपर पब्लिश कर देगा, पोस्ट कर देगा, ताकि उसके अंदर नॉन प्राइस और प्राइस संबंधी जो भी रिकमेंडेशन है वो अपने अपने भाई सुझाव डाल दो। अब उसने रिकमेंडेशन डाल दी तो फाइनल रिपोर्ट बनेगी, फिर उसके ऊपर सीएससीपी बनाएगा। अब फाइनल रिपोर्ट कहाँ जाएगी, यूनियन गवर्नमेंट के पास आ गई। अब इस जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट को यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी बच्चों, इस रिपोर्ट को यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, दोबारा अगेन देखो क्या लिखा हुआ है, अगेन अगेन सेंड टू रिलेटेड मिनिस्ट्री एंड स्टेट फॉर फाइनल कमेंट एंड फीडबैक। यानी कि अब जो होगा वो फाइनल कमेंट दे दो भाई, वो तो था रफ एंड टफ, यानी कि उसमें चेंज हो सकता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फाइनल आपका कमेंट आ जाएगा एमएसपी को लेकर, फिर वो जाएगा दोबारा सीसीईए के पास, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसके हेड आपके मैंने बताया था प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये फिर आपका लास्ट में क्या डिक्लेयर कर देते हैं, एमएसपी डिक्लेयर कर देते हैं, यानी कि मिनिमम स्पॉट प्राइस। ये आपकी प्रोसेस है एमएसपी डिसाइड करने की बच्चों। तो अब देखो किस तरह एमएसपी डिसाइड होता है। अब यहाँ किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एमएसपी के ऊपर क्या बना दो, एक कानून बनाओ। तो क्या ये कानून बनाने से और जो डब्ल्यूटीओ की उसकी जो नॉर्म्स हैं या डिमांड है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, उनका क्या इफेक्ट होगा। तो एमएसपी अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी तो वो क्या होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो था प्रोसेस ऑफ एमएसपी बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है देखो अब कंपोनेंट ऑफ एमएसपी, यानी कि एमएसपी का एस्टिमेशन कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता है कि इसमें हमारा जो फार्मूला है जो एमएसपी के ऊपर, अभी जो स्वामीनाथन आयोग का जो फार्मूला है उन्होंने क्या कहा था कि C2 + 50%, C2 का मतलब कंप्रीहेंसिव कॉस्ट का 1.50% और जोड़ो, और नॉर्मली क्या है आपका A2 और FL का 1.5 है। ये तो एप्लीकेबल है ही अभी एमएसपी पे। तो A2 में क्या था वो देखो, जो सीड्स आप खरीद के लाते हैं वो, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, लैंड ऑन रेंट, यानी कि आपने जो भूमि खरीदी है, भूमि रेंट पे ली है फसल करने के लिए। अब देखो जिस लैंड पे पानी लगता है बच्चों, 1 एकड़ का मैं एवरेज किराया बताता हूँ आपको। 1 एकड़ का जिसमें पानी लगता है उसका होता है लगभग 40,000 एक साल का, नॉर्मली है। और 1 एकड़ में हमारे यूपी या बिहार में होता है 5 बीघा, ठीक है। और जिसमें नॉन वाटर यानी जिसको बिरानी लैंड बोलते हैं, कम उपजाऊ भूमि, उसका लगभग होता है 15 से 20,000 रुपये साल का, 1 ईयर का। तो अगर कोई आदमी इस तरह लैंड किराए पे लेके खेती करता है तो उसको ये चीज़ें ध्यान में रखते हैं हमारे एमएसपी डिसाइड करने लिए। और लास्ट में आपका मशीनरी, यानी कि ट्रैक्टर भी यूज हुआ है भाई, इक्विपमेंट हर रो भी लेके आए हो, कल्टीवेशन भी कर रहे हो, कटाई भी कर रहे हो, निकलवाओ भी गए उसको, अनाज को ढुलाई भी करवाओगे, ट्रांसपोर्ट भी लगेगी, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें शामिल होती हैं। सेकंड यहाँ पर देखो FL, फैमिली लेबर। फैमिली लेबर का मतलब क्या है, जैसे भाई मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि 1 एकड़, ये खेत है हमारा 1 एकड़, और इसमें वीट की कटाई का जो एवरेज चार्ज होता है वो लगभग होता है 3.5 से हरियाणा के अंदर या पंजाब के अंदर कितना है, 4,000 रुपये लेते हैं एक गेहूं का खेत काटने में। 1 एकड़ का मतलब होता है लगभग 4500 स्क्वायर मीटर। अब इसमें 3 आदमी लगे हुए हैं घर के, तो 3 आदमियों का मतलब 3,000 मान ले तो 1,000 रुपये पर आवर पर लेबर हो गया रुपये। तो वो कहता है कि इसकी खेती में जो हमारी घर की लेबर लगी हुई है फैमिली लेबर, अगर वो बाहर किसी दूसरे जगह काम करने जाती तो उसको 3-3,500 रुपये पर एकड़ मिलता। तो वो आप एज्यूम करके हमारे इसमें शामिल करो, तो वो शामिल की जाती है। थर्ड है कंप्यूटेड कंप्रीहेंसिव कॉस्ट, C2 में क्या है कि रेंट ऑफ ओवन लैंड, यानी कि ये तो क्या बताया था मैंने कि दूसरे की जमीन किराए पर लेकर खेती करना। यहाँ पर क्या कहता है कि ये जो हमारा एकड़ है ना भैया, यहाँ पर हम जो खेती कर रहे हैं 1 एकड़ में, इसमें यदि हम खुद के में खेती कर रहे हैं और यदि हम दूसरे में खेती करते तो उसका खुद का खेती हम दूसरे में भी यूज कर सकते थे, तो उसका एक अल्टरनेटिव कॉस्ट होती है, यानी कि सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूज की कॉस्ट जो होगी रिसोर्स की, वो अल्टरनेट कॉस्ट होती है कि हम खेती ना करके कुछ और करते
तो उससे हो सकता है जैसे हमने बागवानी कर दी, बागवानी चलो खेती में कोई इंडस्ट्री लगा देते या किसी को लीज पे दे देते, तो उससे उसको फायदा होने वाला था खुद की भूमि को, और फसल में कम बचता, तो बोलता वो भी शामिल करो। और इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है कि इसकी खेती करने में मुझे एक साल में 2 लाख रुपए लग गए भाई, 2 लाख रुपीज मैंने इन्वेस्ट कर दिया जी। अगर मैं 2 लाख रुपीज बैंक में डिपॉजिट कराता तो मुझे साल के 5% भी लगा लूँ तो हमें साल के कितने मिलते थे, 5+5 यानी कि 10,000 रुपये मिलने थे। तो 10,000 रुपये भी शामिल करो, इसको हम बोलते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल। यानी कि एक लैंड के ऊपर आपने जो इन्वेस्ट किया है उसको पैसे को आप बैंक में जमा कराते, डिपॉजिट कराते, तो आपको इंटरेस्ट मिलता, उस कॉस्ट को भी मान के शामिल करो। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है कि जो ये C2 है ये अभी इस MSP के फार्मूले में शामिल नहीं की जाती, और ये C2 की फार्मूला ही जो है ना वो स्वामीनाथन कमीशन ने दिया था। और थोड़ा सा मैं एग्जांपल बता देता हूँ, अगर अभी जो आपका MSP जो है वीट का वो क्या है 2275 रुपये है पर क्विंटल है। अगर इसमें स्वामीनाथन की रिपोर्ट के हिसाब से C2 शामिल कर लें तो इसके अंदर 10 से लेकर 40% जो है ना वो कॉस्ट या प्राइस जो है बच्चों वो बढ़ जाएगा। अब गेहूं का जो प्राइस है वो 10 से 40% बढ़ जाएगी। तो जो गेहूं से प्रोडक्ट बनता है, जैसे इंडस्ट्री में जाएंगे, बेकरी में जाएंगे हम, प्रोडक्ट जो आपकी केक बनता है, जो आप पेस्ट्रीज खाते हो, उसमें अनाज ही तो यूज होता है, तो वो क्या होगा, महंगा होगा या सस्ता? नेचुरल सी बात है, वो महंगा हो जाएगा। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि सरकार किसानों की डिमांड मांगे तो प्रॉब्लम, नहीं माने तो प्रॉब्लम। मांगे तो प्रॉब्लम क्या है कि देश के अंदर प्राइस बढ़ जाएंगे, नहीं माने तो MSP के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटेस्ट चल रहा है। तो यहाँ ये 3 कॉस्ट हैं जो बेसिकली MSP से रिलेटेड है। कोई डाउट है यहाँ तक? तो A2 का मतलब बेसिक कॉस्ट, FL का मतलब फैमिली लेबर, और C2 का मतलब कंप्रेहेंसिव कॉस्ट, कंप्लीट उसका एज्यूमिंग कॉस्ट और क्या होता है। तो यहाँ ये चीजें आपकी कंपोनेंट मानी जाती हैं बच्चों MSP में। नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये जो प्रॉब्लम ऑफ MSP है, वेरियस रिपोर्ट है, यहाँ हम देखेंगे क्या मामला चल रहा है। तो पहला पॉइंट क्या इसमें स्वामीनाथन ने क्या बोला है, दूसरा है OECD ने क्या बोला है, थर्ड है करंट कमेटी, थर्ड ये आएगा आपका शांता कुमार कमेटी ने क्या कहा, और फिर आपका फोर्थ आएगा नीति आयोग ने क्या कहा, फिफ्थ आएगा विलेज कन्वेंशन हुआ उसमें क्या निष्कर्ष कंक्लूजन निकला, और लास्ट में आपका आएगा करंट कमेटी जो अभी एट प्रेजेंट बनी है वो। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो। अब इसमें देखो ये है बच्चों स्वामीनाथन आयोग, जो हमारे अभी इनको हाल ही में पता है, जैसे बताया था भारत रत्न मिला है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। यहाँ स्वामीनाथन आयोग का ऑर्गेनाइजेशन हुआ 18 नवंबर 2004, और ये एट प्रेजेंट आपके नेशनल फार्मर कमीशन के क्या हैं बच्चों, हेड हैं। और इन्होंने रिपोर्ट दी अपनी 4 अक्टूबर 2006, और ये टोटल इसमें कितनी रिपोर्ट थी बच्चों, 4 रिपोर्ट थी, ध्यान रखना। स्वामीनाथन आयोग कोई एक रिपोर्ट नहीं थी। अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें कितनी रिपोर्ट थी, तो टोटल कितनी रिपोर्ट थी बच्चों, 4 रिपोर्ट इसमें इन्वॉल्व थी। और मेन मुद्दा क्या था कि फार्मर की जो सुसाइड है वो बढ़ रही है और उनके ऊपर काफ़ी दबाव है, इसको रिमूव करना, यानी कि ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए किसानों का हित के लिए स्वामीनाथन कमीशन ऑर्गेनाइज किया था 2004 में। उस वक्त आपकी जो गवर्नमेंट है वो कौन सी थी, नवंबर 2004 में, ये आपका होमवर्क है कि UPA गवर्नमेंट थी या NDA थी, ये आपको पता करना है। नेक्स्ट है आपका, अब इसने रिकमेंडेशन क्या किया, देखो पहला जैसे अभी मैंने बताया कि C2 + 50%, यानी कि C2 का मतलब क्या है, अगर C2 आपकी 100 रुपये है तो उसमें 50% यानी कि 50 रुपये और जोड़ो, और तब जाके MSP को शामिल करो। अब जैसे मैंने बताया कि MSP में ये शामिल कर देंगे तो कॉस्ट आपकी 10 से लेकर 40% आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो स्वामीनाथन रिपोर्ट जैसे ही लागू होगी तो आपका जो गेहूं है वो लगभग आपका 4,000 रुपये पर क्विंटल हो जाएगा। तो 4,000 रुपये पर क्विंटल। अब आप देखो आपका जो नॉर्मल आटा है वो लगभग 30 रुपये kg आ जाता है मान ले, तो ये आपका 4,000 से ऊपर जाएगा तो आपका आटा लगभग 80 रुपये हो जाएगा बच्चों। तो आटा जो है आपका पर kg 80 रुपये हो जाएगा।
तो आप देखो महंगाई कितनी बढ़ जाएगी, है ना। और जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी देखना हमें, तो डिटर्मिनेशन ऑफ एमएसपी में, तो ये एक चेन सिस्टम हो जाएगा। अब किसान या आम जनता कहेगी कि भाई अब 80 रुपये किलो आटा हो जाएगा, तो हम कैसे अब अपना भरण पोषण करें, हमारी जो लाइफ लेवल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो मुश्किल हो जाएगा मेंटेन करना। तो वहाँ एक क्या हो जाता है, कंट्रोडिक्शन बन जाता है। सेकंड क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, यानी कि किसानों के अपडेटेड हो, आधार कार्ड से तुरंत जुड़े, या उनकी जो टाइमिंग होती है, देखो अभी आप किसान है भाई, अभी आज तारीख क्या है, 2 मार्च है, और 2 दिन पहले आपको पता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मौसम खराब है, तो अभी हरियाणा के कुछ इलाकों में ओले पड़े हैं। अब उन ओलों के कारण जो स्नोफॉल हुआ है, स्नोफॉल तो क्या उसमें जो आइस, बिल्कुल आइस ही मान लो उसको, तो वो जो ओले गिरे हैं, तो गेहूं की फसल, राइस की फसल अभी चल रही है, सरसों की चल रही है, तो ये तीनों क्या हो गई, बर्बाद हो गई। ऐसे में किसान क्या करे। प्लस पॉइंट ये है, उसके लिए रिस्क फंड बनाया, देखो यहाँ पर रिस्क फंड बनाया जाए नेचुरल कैलेमिटी के लिए, तो है ही है। लेकिन यहाँ पर क्या दोगे आप, मार्केटिंग सिस्टम में क्या है, किसान ट्रैक्टर भर के ले आया, और 3-3 घंटे वो बेचारा वेट कर रहा है, 4-4 घंटे वेट कर रहा है, कहीं सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, कहीं कंप्यूटर नहीं चल रहा है, कहीं कर्मचारी छुट्टी पे है, तो वो क्या अपनी कॉटन को खुले में ही छोड़ दे, गेहूं को खुले में ही छोड़ दे, मार्केट में आपको पता कितना गेहूं पड़ा रहता है, और बारिश आ जाए। तो यहाँ मार्केटिंग सिस्टम का मतलब है कि छोटी छोटी मंडियां बनाओ, ताकि किसानों को वहीं पर फसल बेचने की सुविधा मिल जाए। ये है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और पैटर्न। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी कि मिक्स्ड क्रॉप हो, रिले क्रॉप्स हो, ये अलग अलग पैटर्न है, यानी कि एक खेत में 2-2 फसलें उगाना, प्लस बागवानी को बढ़ावा देना, प्लस आपके जैसे पॉपुलर के पेड़ हैं वो भी लगा लो, या एक साथ 2 से 3 खेती ले लो, और पैटर्न बदलो अपना है कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की जगह टेक्निकल सिस्टम लेके आओ, ताकि किसानों को फायदा हो। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि एक ही रूटीनली रबी और खरीफ की फसल में ही जिंदगी न बीते, अलग अलग टाइप का सिस्टम आपका क्रॉप्स में इन्वॉल्व हो, जिसमें आपकी मिक्स्ड फार्मिंग भी आ गई, मिक्स्ड क्रॉप भी आ गई, इंटर क्रॉप भी आ गई, और रिले क्रॉप भी आ गई। तो ये अलग अलग टाइप की क्रॉप्स हैं, उसको बढ़ावा दिया जाए। तो ये 3 आपको पढ़नी है। इंटर क्रॉप क्या होता है, मिक्स क्रॉप क्या होता है, मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स क्रॉप अलग होती है बच्चों, और रिले क्रॉप क्या होती है, इनसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पैटर्न का मतलब क्या है कि किसान जो है वो अपने तरीके बदलें, अपडेट रखें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे अब जो सरकार गवर्नमेंट जो प्रोसीड्योर चला रही है, जैसे कृषि दर्शन किसी ज़माने में आता था, अब कृषि दर्शन की ज़रूरत नहीं है भाई, अब तो जगह जगह जो है किसान परामर्श सेंटर भी खुले हुए हैं। वहाँ सरकार से क्या कर सकती है, सरकार क्या है, एक प्रोविज़न दे रही है कि किसान अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पोर्टल बने हुए हैं, वहाँ पर आप जैसे सॉइल कार्ड बने हुए हैं, तो ये पैटर्न में आएगा। तो यहाँ था। और नेक्स्ट था आपका फोर्थ, मोर ऑटोनॉमी, यानी कि जो सीएससीपी है उसकी प्रोसेस में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उसको ज़्यादा सरकार क्या दे, स्वायत्ता दे, ताकि डिसीजन जल्दी हो और वेटिंग में न रहे और ठीक से हो। और 5वां है प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग का मतलब बच्चा बताओ, मेन पॉइंट सीधी सीधी है, नेचुरल जो कंपोस्ट है, प्राकृतिक खाद का प्रयोग करना, जिसमें गोबर की खाद है, कंपोस्टिंग करना, केचुआ पालन है, या आपका नैनो डीएपी है। अब ऐसे ही चल रहा है ना आजकल मामला, नैनो डीएपी क्या है, फर्टिलाइजर्स क्या है, इसको बढ़ावा देना, ये उसी को ध्यान में रख के किए हुए हैं। नेचुरल फार्मिंग का मतलब है कि आपको जो फूड चेन सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो, एक्टिव बायोडाइवर्सिटी वो डिस्टर्ब ना हो। सर सोचोगे बायोडाइवर्सिटी कहाँ से आ गई इसमें। देखो हम केमिकल यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं, तो एक्सेस केमिकल के कारण मिट्टी सॉइल तो खराब होती है, अनाज में भी वो क्वालिटी नहीं होती। उस अनाज का हम दूध यूज करते हैं, भैंस और गाय का दूध यूज करते हैं, तो उसमें यूरिया ज़्यादा है, फर्टिलाइजर ज़्यादा है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटासियम ज़्यादा है, पेस्टिसाइड हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो उसके कारण, या फिर इंजेक्शन लगा रहे हैं पशुओं को, तो मिक्स फार्मिंग में तो पशु भी आ गया, एनिमल हस्बेंड्री भी आएगी। उसके कारण जब वो मवेशी मरते हैं तो उनको पता आपका कौन सा एक प्रजाति का पक्षी हो खत्म हो गया। गिद्ध जो हम राडार का काम करता था, नेचुरल राडार बोलते थे, क्योंकि गिद्ध वहीं पर जाते थे जहाँ कुछ कंपोस्टिंग खाद जो सड़ी गली लाशें होती थी उनको खाते हैं, फिर उसको डिकम्पोजिशन हो जाता था। लेकिन अब गिद्ध है ही नहीं, वो सड़ती रहती है, क्योंकि जो केमिकल युक्त सिस्टम है वो पशुओं में गया, पशु से उसमें गया, और वो उसकी प्रजाति क्या हो गई, समाप्त हो गई। दूसरा आपको जीरो कार्बन प्रॉब्लम है, जीरो कार्बन टारगेट अचीव करना है, तो उसमें भी ये कंट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि ज़्यादा आप कंपोस्ट का यूज करते हो केमिकल का,
तो आपका एग्जॉस्ट ज़्यादा होता है, सॉरी आपका एमिशन ज़्यादा होता है, एमिशन ज़्यादा होता है, यूरिया का यूज ज़्यादा है, तो पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो यहाँ आपका एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि एक्सेस केमिकल के कारण ही जो पंजाब का राइस है और गेहूं है वो यूरोप के देशों ने वापस भेज दिया। कभी 2013 में 14 में यानी कि पिछली गवर्नमेंट में जो हमने राइस भेजा था रसिया को या यूरोप के देशों में भेजा था, तो उसमें गेहूं और राइस में क्या हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वो भी वापस आ जाता था। अरब कंट्री से भी वापस आया है, क्योंकि हमारे एक्सेस पेस्टिसाइड और केमिकल कंपोस्ट यूज करने के कारण क्या वो हानिकारक हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है फॉर ह्यूमन बॉडी एंड हमारे हार्मोन्स पे भी नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो ये नेचुरल फार्मिंग का मतलब है कि ऐसी खाद यानी कि जो पुरानी पद्धति थी कि गोबर की खाद का, गाय की गोबर का, सड़े गले पत्ते या आपका नैनो डीएपी, इस हिसाब से आपका यूज करना, तो वो आपका फॉर्मेशन बढ़ाया जाए। और नेक्स्ट है एग्रीकल्चर फ्रॉम स्टेट, यानी कि कंकरेंट लिस्ट। इसका मतलब अभी राज्य में क्या है, राज्य सूची का विषय है भाई एमएसपी एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का मतलब राज्य सूची का विषय है कि जैसे अभी सेंटर ने क्या कर रखा है 2275 पर क्विंटल आपका एमएसपी है गेहूं का, स्टेट बढ़ा सकती है, इसमें बढ़ा लो भाई, फिर आपका प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि अपने पैरों पर जब कुल्हाड़ी लगती तब पता चलता है। अब स्टेट 2275 से बढ़ाकर 3000 कर दें तो उस स्टेट के अंदर भी तो वो प्राइस बढ़ जाएंगी, और प्राइस बढ़ेंगे तो स्टेट का बजट गड़बड़ा जाएगा। तो गवर्नमेंट ने, स्वामीनाथन ने क्या कहा कि इसको कॉन्करेंट लिस्ट कर दो। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब हो जाएगा कि यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी मिलकर दोनों एक डिसीजन ले लेंगे और ये डिस्प्यूट नहीं होगा जो अब चल रहा है। तो इसलिए कॉन्करेंट लिस्ट में समवर्ती सूची में इसको शामिल करने की सिफारिश की। और ये रिस्क फंड का मैंने आपको बता ही दिया कि रिस्क फंड फॉर फार्मर्स का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर के लिए जो अभी ओले पड़े हैं, जैसे बताया नेचुरल कैलेमिटीज है, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, कहीं टाइम से खाद नहीं मिल रही, खेतों में पानी नहीं मिल रहा है, या एक्सेस फ्लड आ गई, तो यहाँ आपका जो उनका क्लेम होता है इंश्योरेंस, तो अभी आप देखो कि केंद्र सरकार ने क्या स्टेप उठाए हैं कि जो इंश्योरेंस फसल बीमा योजना है, फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 4 करोड़ लोग इसमें कवर हुए हैं, ठीक है, जिसमें लगभग आपका 13,000 के आसपास बजट, 13,000 करोड़ रुपए का बजट है। तो वो रिस्क फंड ऐसे ही क्रिएट होगा कि ताकि किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कंपनसेट हो सके। और यहाँ पर दूसरा है पर फैमिली 1 एकड़ लैंड टू एलएलएफ। एलएलएफ का मतलब बच्चों जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, यानी कि जो किसान दूसरों की भूमि पे जाके खेती करते हैं अपने आजीविका, को कहते हैं कि 1 एकड़ तो बेचारों को मिल जाए। अगर जो सरप्लस लैंड है लोगों के पास, सरकार को ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि 1 एकड़ हर व्यक्ति के पास मिले। अब जिसको भाई 1 एकड़ मिल जाएगी तो वो अपने खाद्यान्न के लिए कम से कम व्हीट और राइस 1 साल के लिए इतना तो उगा सकता है कि उसकी भरण पोषण हो सके। तो 1 एकड़ लैंड मिल जाए लैंड लेबर को। तो आपको पुराने ज़माने में जब हम मध्यकालीन इतिहास में जाते हैं तो आपको पता है कि खुद की भूमि पर खेती करने वाला होता था खुद कास्ट यानी कि खुद की खेत जमीन पर, और जो दूसरों की जमीन पर जाकर खेती करता था उसको बोलते थे पाही कास्ट। तो अब आदमी जो है, जो फार्मर्स है, वो दूसरों की खेती पर ना जाए, अपना ही कर ले भाई। तो कम से कम 1 लैंड उनको 1 एकड़ लैंड दे दो। नेक्स्ट है कि स्टेट लेवल कमीशन बनाया जाए। स्टेट लेवल कमीशन का मतलब क्या है कि राज्य के आधार पर भी यदि जैसे CACP है सेंट्रल का है, ऐसे स्टेट पे कमीशन बना देंगे तो जो प्रोसेस है वो फास्ट होगी, एक्सेलरेट होगी, और टाइम टू टाइम डिसीजन लेकर किसानों को सेटिस्फाई किया जा सकेगा, इवेल्युएशन जल्दी होगा, क्रिटिकल डिस्कशन होगा, तो वहाँ क्या है टाइम से यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वुमेन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड, यानी कि महिलाओं के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड बन जाए तो महिलाएं भी अपना खेती पर डिपेंड नहीं होंगी, तो कुछ और लोन लेकर अलग, जैसे सिलाई का काम है, बुटीक का काम, आजकल तो भाई बहुत ज़माना है, एडवांटेज चली हुई है, सोशल मीडिया का ज़माना, आप देखते हो कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, तो वो अपना डेयरी फार्मिंग करें, बुटीक चलाएं, सिलाई सेंटर चलाएं, या कुछ और छोटा मोटा अचार का काम है, पिकल का काम है, हैंड एंड क्राफ्ट का काम है, वो कर लें, उनको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, तो वो अलग से कुछ व्यवसाय कर सकेंगे, तो वो खेती के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, क्योंकि खेती में वैसे भी डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो सारा साल में 6 महीने काम होता है, 6 महीने बैठे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी चीज़ें थी। अब क्वेश्चन आ जाए कि MS स्वामीनाथन ने क्या रिकमेंडेशन किया, उनका इम्प्लीकेशन क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, किस टाइप की आप उसमें रिस्ट्रिक्शन देखते हो, आपके क्या सजेशन है, अब आप दे सकते हो।
पॉइंट 10 पॉइंट का मतलब है कि इनको आप एक्सप्लेन करोगे तो ये 600 वर्ड हो जाएंगे। आया समझ में? तो 200 वर्ड का क्वेश्चन है, 250 का है, 150 का है, या इससे ऊपर है, या ऐसे भी आ जाए भारत में खाद्य सुरक्षा और समस्याएं, इंडियन फूड सेल्फ डिपेंडेंसी, है ना, पीडीएस सिस्टम, ये चीज़ें आपकी सारी चलती हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है ये भी चलते हैं। क्लियर ये चीज़ें? अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अब ये OECD और IRA, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, और IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारा मेन सेंट्रल इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, इन्होंने एक सर्वे किया और 2000 से लेकर 2017 तक उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि अगर अप्रोप्रिएट MSP मिल जाता ना किसानों को इन साल में, तो कितना लॉस नहीं होता, 45 लाख करोड़ रुपए। सोच के देखो, 45 लाख करोड़। और मैं आपको बता दूं 2024 और 25 का जो बजट है, वो बजट है बच्चों 47.66 लाख करोड़ रुपए। सोचो, यानी कि लगभग एक बजट, आज के बजट के बराबर इन 17 सालों में नुकसान हुआ है फार्मर्स को। ये इनकी एक रिपोर्ट है कि अगर MSP सही होता तो। अब बातें वही है, घुमा फिरा के जो अभी समझाया भाई, MSP टाइम टू टाइम अपडेट तो होना चाहिए, लेकिन एक चेन सिस्टम होता है इकोनॉमिक में, एक चीज हिलेगी तो सारी इकोनॉमी हिल जाती है बच्चों। किसानों को ज्यादा दे दो हर चीज अलग हो जाएगी, इंडस्ट्रीज को ज्यादा दे दो हर चीज अलग हो जाएगी, टेक्निकल पार्ट को आप ज्यादा कर दो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दो, हर एक आस्पेक्ट आपस में जुड़ा हुआ, हर एक सेक्टर आपस में जुड़ा हुआ है, तो किसी एक चीज को आप लेके नहीं चल सकते, सारी चीजें देखनी पड़। दूसरा ये शांता कुमार कमेटी। अब शांता कुमार कमेटी ने क्या कहा कि रीऑर्गेनाइजेशन FCI, यानी कि FCI के अंदर आपको पता है कि ये FCI है बच्चों, और इसके ऊपर जो है ना, ऐसे अनाज को हम सिक्योर करते हैं, तो जो अनाज सिक्योर होता है, स्टॉक होता है, उसमें जो नीचे वाली लेयर होती है ना, जिसमें आपके जो कार्डबोर्ड या फट्टे रखे होते हैं, इनमें क्या हो जाती है, मॉइस्चर हो जाता है, नमी हो जाती है, और ये जो नीचे वाला अनाज है वो आपका क्या होता है, समाप्त हो जाता है। दूसरा एक ये है कि FCI में क्या होता है, करप्शन के कारण जो अनाज सड़ता है, गलता है, उसका कहा जाता है कि जो ठेकेदार होते हैं जिनसे वाइन बनती है, वाइन बनती किससे है भाई, धान से, गेहूं के सड़े गड़े गेहूं से ही उसमें अंगूर मिला के, या हमें यहाँ वाइन तो नहीं बनानी है, उसमें अंगूर मिला के, धान को सड़ा के, अनाज को सड़ा के वाइन बनती, फर्मेंटेशन बोलते हैं इसको साइंस में, तो किण्वीकरण करके, तो वो जो है जानबूझ के या तो क्या कर दिया जाता है, अनाज सड़ने दिया जाता है, ताकि उनको जो ठेकेदार होते हैं उनको बेचा जा सके, है ना। अब उनको एक तो अनाज चला गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि FCI से एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो ओल्ड फूड ग्रेन होता है ना, वो आपका PDS में चला जाता है कभी कभी। तो आपने देखा होगा, खबरें सुनी होगी कि भाई गेहूं में वम्स चले हुए थे, कीड़े चले हुए थे, राइस में कीड़े पड़े हुए थे। तो यहाँ FCI को क्या होता है, रीऑर्गेनाइज किया जाए, इसका स्ट्रक्चर ठीक किया जाए, इसकी फंक्शनिंग ठीक की जाए। और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कि ऑस्ट्रेलिया में एक साल में जितना फूड ग्रेन होता है उतना तो हमारा यहाँ खराब हो जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में उतना पैदा कर देते हैं एक साल में। तो अब सोच के देखो कैसे बैलेंस चलेगा, लगभग 6 करोड़ टन हमारा अनाज खराब हो जाता है, सोच के देखो। नेक्स्ट है आपका MSP। अब शांत कुमार ने क्या कहा कि MSP जो है वो 6% को ही कवर करता है, इसका मतलब जो 94% फार्मर, अब यही तो मुद्दा उठा हुआ है जो MSP का प्रोटेस्ट चल रहा है बच्चों। क्या मुद्दा उठा हुआ है कि सर क्या पंजाब में ही किसान है क्या, क्या ये हरियाणा या वेस्टर्न यूपी में किसान है क्या, और दूसरा MSP में क्या 23 फसल है, और ऊपर से 6% किसान, यानी कि 94% का मतलब है जो साउथ इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वेस्टर्न पार्ट है, उसके किसानों का क्या। और ये 6% को फायदा मिलता है, इसका मतलब जो आपका कितना हुआ, 15 करोड़ किसान है 8% हमारे देश में, और 15 करोड़ में से सिर्फ 87 लाख को ही कवर कर रहा है। इसका मतलब लगभग जो अब ये किसान कह रहे हैं कि हर एक किसान को जो डिमांड है फार्मर्स की, वो बोलते हैं कि 10,000 की पेंशन मिले। पेंशन कितनी, 10,000, और अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये तो एक डिमांड है। तो क्या ये पॉसिबल है?
कि 15 करोड़ लोगों को 10,000 की पेंशन दी जाए तो बजट का क्या हाल होगा, उस बजट से कितना यूज हो जाएगा। तो ये शांता कुमार कमेटी की रिकमेंडेशन थी, ये IARI का एक रिसर्च था। नेक्स्ट देखो नीति आयोग ने क्या कहा। नीति आयोग ने 2 पॉइंट बोले। पहला पॉइंट क्या कहा कि 80% फार्मर ये जानते तो है भाई MSP नाम की कोई चीज़ होती है कि MSP हाँ सरकार देती है भी ताकि किसानों को नुकसान ना हो, 81%। लेकिन जो ये सेकंड पॉइंट है ना, ये कहता है कि उसमें से 10% ही जानते हैं कि एप्रोप्रिएट प्राइस जो है ना वो बिफोर शोविंग, यानी कि फसल उगाने से पहले सिर्फ 10% किसानों को ही पता होता है कि खाद कितने की आएगी, बीज कितने के आएंगे, फर्टिलाइजर्स पे कितना खर्च होगा, अब की बार क्रॉप्स को काटने की कॉस्ट क्या होगी, निकालने की कॉस्ट क्या होगी, मंडी में ले जाने की कॉस्ट क्या होगी, वो सिर्फ 10% किसान ही जानते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, किसानों में क्या है बच्चों, लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि किसानों को पता ही नहीं कि MSP का भी कोई मामला होता है, वो MSP में क्या मुद्दे शामिल किए जाते हैं। यानी कि 10% किसान ही जानते हैं कि MSP ठीक है या नहीं है। 90% किसानों को बेचारों को पता ही नहीं होता कि MSP से उनका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अनंतपुर जिले का मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि जिसमें क्या था कि एक किसान है अपना अनाज लेके आता है आंध्र प्रदेश में, और वो जो चना था नॉर्मली प्राइस क्या था, 4400 क्विंटल था, 4400 रुपये, 440 रुपीज़ क्विंटल था उसका चने का प्राइस। लेकिन मंडी में जब जाता है तो उसको एवरेज प्राइस मिलता 3000 से 3100 यानी कि 3100 के बीच। तो उसको पर क्विंटल लगभग 1000 से 1500 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो ये नहीं जानते किसान कि मैं अब की बार चना उगा रहा हूँ तो MSP क्या है और मार्केट की कंडीशन क्या रहेगी। और जो मार्केट में बिचौलिए बैठे हैं, दलाल बैठे हैं, वो MSP तक प्राइस जाने ही नहीं देते। वो बोलते हैं कि तेरा चना छोटा है, तेरा चना खराब है, इसमें नमी है। आपने कभी जाके सर्वे करना, आप UPSC के स्टूडेंट हो, कभी टाइम मिले तो देखना, जब फसल की आवक होती है बच्चों तो वहाँ जो सरसों मस्टर्ड होती है, जो व्हीट होता है, जो राइस होता है, उसमें देखना कि इतने एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो सरसों को यूँ पकड़ के बता देंगे इसमें कितनी नमी है, इसमें कितना तेल निकलेगा। कुछ लोग खा के बता देंगे, कुछ लोग सुन के बता देंगे। तो वो इतने एक्सपर्टाइज होते हैं अपने मामले में, तो किसान को तुरंत पागल बना देंगे। तो उनकी एक यूनियन होती है, तो वहां पर प्रॉब्लम क्या आती है कि किसान को मजबूरी में, मौसम खराब है, बारिश आने वाली है, पूरा ट्रैक्टर ट्राली भरा हुआ है सरसों का और आपका गेहूं का, और वो किसान क्या करेगा बेचारा मजबूरी में आके। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, स्टॉक प्रॉब्लम है, बफर स्टॉक आपका FCI नहीं है। सरकार को दोनों तरफ से दोहरी मार है कि सरकार को किसान से अनाज भी खरीदना है और रखने की लागत भी है, फिर वो कम कीमत पर पीडीएस में भी देना है। तो दोनों तरफ से, किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जन कल्याण के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गवर्नमेंट को दोहरी मार झेलनी पड़ती है। क्लियर ये चीज़ है। नेक्स्ट है विलेज कन्वेंशन, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया था कि एक पूरे विलेज यानी कि भारत के अंदर लगभग जितने भी गांव हैं वहां पर एक सम्मेलन करवाया, मीटिंग करवाया, उनका सर्वे क्या किया। उन्होंने क्या कहा, 43.6% वो कहते हैं कि मेन प्रॉब्लम है कि MSP का जो प्राइस है ना वो सही नहीं है। यानी कि जो मेन प्रॉब्लम बताई इतने किसानों ने कि 43.6% लोगों ने क्या कहा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि MSP का प्राइस ठीक नहीं हो। और सेकंड क्या बताया कि जो CACP है, MSP है, वो डोंट कंसर्न स्टेट वाइज कॉस्ट। देखो अब आपको पता है कि भाई हमारे देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग सिस्टम है। तो यहाँ पर अलग खेती का सिस्टम है, यहाँ पर आपका अलग खेती है, यहाँ पर अलग है, यहाँ वेस्टर्न में अलग है और नॉर्थ में आपका पता ही है। तो ये कहता है मिडिल में भी आपके, चलो मिडिल का तो नॉर्मल आपका कर्क रेखा से ऊपर ऊपर वाला तो ठीक है, लेकिन ये कहता है कि स्टेट के अंदर यहाँ तो आपका गेहूँ थोड़ी हो रहा है, यहाँ पर स्पाइस हो रहे हैं, यहाँ पर आपका गेहूँ थोड़ा है, यहाँ पर राइस हो रहा है, यहाँ पर राइस है, जूट है, ठीक है, यहाँ पर कॉटन है, व्हीट है, राइस है, तीनों, यहाँ पर आपका मोटा अनाज है। तो ये कह रहा है कि स्टेट वाइज कॉस्ट क्या होती है, डिफरेंट होती है, और गवर्नमेंट वो कंसर्न नहीं करती। गवर्नमेंट तो क्या कर देती है, पूरे देश के लिए एक गवर्नमेंट ने क्या कर दिया भाई, 2275 रुपये गेहूं का MSP है। अब गेहूं होता कहाँ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, बिहार, MP, थोड़ा राजस्थान और हरियाणा, पंजाब, बाकी में तो गेहूं कम ही होता है।
लेकिन उस कॉस्ट को फिर सारी जगह खरीदना पड़ता है, फिर स्टेट वाइज डिफरेंट कॉस्ट होती है, ऐसे में दिक्कतें आती है। ठीक है, तो यहाँ एक डिस्कशन की पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास आपकी चल रही है, ताकि आपका जो एक व्यू है वो क्लियर हो कि मुद्दे क्या हैं, प्रॉब्लम क्या, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं बच्चों। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में खाद्य सुरक्षा से संबंधित एमएसपी का क्या रोल है, खाद्य सुरक्षा में एमएसपी का क्या रोल है, या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें इन्वेंशन और रिसर्च का क्या यूज है। ऐसे आप रिसर्च और इन्वेंशन करोगे उनमें ये चीज़ें आप जोड़ सकते हो। ई मार्केटिंग क्या है, ई मार्केटिंग का मार्केटिंग यानी कि मंडियों को जोड़ना, उसका क्या रोल होगा। जब मंडी आपस में जुड़ेंगे, अपडेट होगा, पोर्टल बनेंगे, टाइम टू टाइम काम चलेगा, जल्दी किसानों का नंबर आएगा, जल्दी आएगा तो फसल टाइम से बिकेगी, टाइम से बिकेगी तो फसल किसान को पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो किसान क्या करेगा, उसके अपने जो बेसिक नीड्स हैं, किसी को बच्चे की शादी करनी, किसी को फीस भरनी है, कोई और काम है, कोई बीमा, कोई इंश्योरेंस की कोई लोन ले रखा तो वो देना है। ये जीवन ऐसे ही चलता है, इसी को इकोनॉमी कहते हैं। एक चीज़ हिलने से सारी चीज़ें हिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अब देखो ये फार्मर प्रोटेस्ट कमेटी 2022, यानी कि ये जो कमेटी बैठी है और फार्मर प्रोटेस्ट है। अब फार्मर की देखो ये डिमांड हम आपको बताएंगे क्या डिमांड है, जो अभी ये जो किसान मूवमेंट चल रहा है। हालांकि इसमें पॉलिटी भी है, जो अपोजिशन ये कहता है कि हर कार किसानों को नहीं देख रही है, जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हमने जो स्टेप उठाए वो तुमने तो किए ही नहीं। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, ये क्या कह रहे हैं कि एमएसपी गारंटी C+50 फार्मूला, यानी कि MS स्वामीनाथन, यानी कि MS स्वामीनाथन आयोग का कमीशन का रिकमेंडेशन। अब गवर्नमेंट करी कि भाई ये रिपोर्ट तो 2006 में आ गई थी, जैसा कि हमने पढ़ा, तो 2006 से लेकर 13 तक आपकी सरकार थी, आपने इनको लागू क्यों नहीं किया अभी तक, ये C2+50। अब दूसरा गवर्नमेंट कहती है कि स्टेट का सब्जेक्ट है तो स्टेट दे दे भाई, पंजाब दे दे, आप अपने राज्यों में दे दीजिए C2+50% फार्मूला। क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको पॉलिटिक्स करनी है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन होने हैं, इसलिए आपका ये मुद्दा है। तो ये इलेक्शन के टाइम पे ही ये एमएसपी क्यों याद आता है। अब तो आपको पता है कि 42 डेज पहले आपका कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो गवर्नमेंट किसी भी प्रकार की वोट लुभाने वाली अनाउंसमेंट नहीं कर सकती, कोई एक्ट नहीं बना सकती, तो ये तो वैसे भी नहीं बनेगा। जो कृषि कानून जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भी एमएसपी के ऊपर कानून बनाया जाए, तो ये कैसे पॉसिबल है कि मई में तो आपका इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, अप्रैल मई में। तो वहाँ अब पॉइंट ये है कि अब की जो गवर्नमेंट है वो करे, तुमने क्यों नहीं किया। तो वर्तमान विपक्ष है जो इंडिया ग्रुप बना हुआ, वो कहता है कि आप करना नहीं चाहते। तो यहाँ एक पॉइंट तो ये है इनका। दूसरे ने क्या कि डेप्ट वेवर है, यानी कि जो 10,000 से ऊपर ऋण है वो माफ कर दो, तो उससे कितना इफेक्ट पड़ेगा। देखो 18.4 लाख करोड़ रुपए सरकार का बजट गड़बड़ा जाएगा, यानी कि इतना रुपए का बर्डन पड़ेगा अगर 10,000 से ऊपर ऋण माफ किया। थर्ड है लैंड एक्विजिशन, यानी कि जिस जगह से रोड निकल रहा है, हाईवे निकल रहा है, या सरकार उस लैंड को ले रही है कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो उस परिवार की जो भूमि है उसमें 10% उसको क्या दो, रिजर्वेशन दो। तो ये रिजर्वेशन का भूत हमारे देश से ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे आपका हर जगह रिजर्वेशन हो जाएगा, तो देश के अंदर स्किल प्रॉब्लम है, एक्सीलेंसीज हैं, वो आपकी क्वालिटी है, उसके ऊपर आप समझौता नहीं कर सकते। हालांकि सरकार की मंशा हो तो सब कुछ पॉसिबल है। फोर्थ है विड्रॉ फ्रॉम WTO। अब ये देखो WTO वाला मामला क्या है, ये कहता है कि WTO से अपना नाम वापस लो। ए भाई, ये WTO को लेके कौन आया था, 1991 24 जुलाई 1991 को हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू हुई थी, जिसमें हमने 3 चीज़ें ली थी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। तो उस वक्त तो तुम ही लेके आए थे WTO को। अब वर्तमान गवर्नमेंट कह रही है कि WTO से कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू बाहर आ जाओ। अभी भाई कृषि ही थोड़ी है, हमारे तो 6% ही MSP है। अब WTO के साथ हमारा तो और भी इंडस्ट्री। अब देखो आपको इंपोर्ट करना 1.66 लाख करोड़ रुपए का, आपने फर्टिलाइजर इंपोर्ट किया, रसिया से सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये खाद कहाँ से आएगी। तुम तो बड़े सियाने हो, तुम कह रहे कि जो MSP वाला मामला है, जो सब्सिडी वाला मामला है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें WTO से एग्रीमेंट तोड़ लेना चाहिए। तो फिर ये चीज़ें
आपको तेल भी चाहिए, आपको फ्यूल भी चाहिए, आपको खाद्यान्न भी चाहिए। जरूरी थोड़ी कि हमेशा आपकी देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि आपकी फ्यूल एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि 90% तो आप क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हो नीड का, तो वो कहाँ से आएगा? WTO सैंक्शन लगा देगा। तो ऐसे अनचाही मांगे भी हैं कि जिसे मैं कह रहे हैं कि WTO से आप आपने एग्रीमेंट को क्या कर लो, विड्रॉ कर लो। नेक्स्ट है ये लखीमपुर खीरी। ठीक है भाई, यहाँ पर ये बात गवर्नमेंट करी, हम मान सकते हैं कि लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ था, जो किसान या जो हानि हुई थी, उनको हम कंपनसेट करें, उनको न्याय मिले, और जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके खिलाफ जो एक्ट लगा है वो बाहर किया जाए, खत्म किया जाए। हालांकि कुछ किसानों से पिछले जो एक्ट लगे हुए थे वो हटा दिए गए हैं। और छठा है पेंशन फॉर फार्मर्स। ये आ गया किसानों को एक पेंशन है, जो अभी मैंने बताया कि डिमांड तो ये है कि 10,000 रुपये किसानों को क्या मिले, पेंशन मिले। और ये आपका साथ है एक नेशनल कमीशन बनाया जाए जिसमें स्पीसीज है, क्योंकि हमें पता है कि स्पीसीज MSP में शामिल नहीं है। 8वां है स्क्रैपिंग इलेक्ट्रिक, यानी कि इलेक्ट्रिक बिल जो आया 2020, इन्होंने कहा है कि भी जो आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो तो बिजली का जो बिल है वो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा तो किसान की तो लागत बढ़ जाएगी। लेकिन हालांकि सरकार ने क्या किया है, सरकार ने क्या कर रखा, अभी देखो 22 जनवरी को जब अयोध्या का मंदिर का उद्घाटन हुआ तब भी हमने क्या कहा कि छतों पे हम सोलर प्लांट लगाएंगे। इसके साथ ही सरकार क्या कर रही है कि जो आप खेत में सोलर प्लांट लगा रहे हो तो उसमें सरकार क्या कर रही है, 75% सब्सिडी दे रही है। यानी कि आपके पास 100 रुपये का प्लांट लगता है, सोलर प्लांट लगता है, तो आपको 75 रुपये गवर्नमेंट देगी, 25 रुपये का आपका खर्च आएगा। फिर भी इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए डिमांड ये है कि भी जो आपका इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन है वो प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं, तो वन माफी का रेट लगा लेंगी, कल को यूनिट पर यूनिट बिल ज़्यादा आएगा तो उससे नुकसान होगा। नेक्स्ट है 200 डेज एम्प्लॉयमेंट की, मनरेगा के तहत 100 दिन का नहीं 200 दिन का क्या हो, रोजगार हो। 10th आपका क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनियस पीपल राइट, यानी कि जो खेती के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जैसे ज़मीन हम एक्वायर करते हैं तो वहाँ के लोगों के जो अधिकार हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए। या मिश्रित खेती को कारण जो बढ़ावा मिल रहा है उसके एग्रीकल्चर से लोग छोड़ के जा रहे हैं, एग्रीकल्चर में कुछ नुकसान है, घाटे का काम हो रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो उसके कारण जो लोग उसमें शामिल हैं, इंक्लूडेड है, उनका क्या मतलब कि बेनिफिट हो। तो इंडिजीनियस पीपल यानी कि एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में, पशुपालन में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्टेप उठाए जाएं। और नेक्स्ट है कंपनसेशन फॉर लाइव लॉस्ट, यानी कि जिन लोगों की ज़िंदगी गई है उनको मुआवजा दिया जाए। ये तो बात भी ठीक है, सरकार देखो सरकार इसके ऊपर भी एग्री है, सरकार इसके ऊपर भी एग्री है, सरकार इस पे भी एग्री कर सकती है, एक तो सरकार और इस पे भी कर सकती है। लेकिन सरकार इसको मना कर रही है, सरकार इसको मना कर रही है, सरकार इसको मना कर रही है, और सरकार इसको बिल्कुल मना कर रही है, और इसको मना कर रही है। यानी कि 6-7 डिमांडों पे बातें एडजस्ट नहीं हो रही है इसके लिए। और ये कहते हैं कि हमें पूरी की पूरी बारात दो। अब ये पॉलिटिक भी है, पॉलिसी है, क्योंकि आम चुनाव होना है तो मुद्दा भी होता है। आपको पता है पॉलिटिकल में सब जायज़ है भाई, राजनीतिक रूप से सत्ता तो तभी रहेगी ना, साम दाम दंड भेद सबसे मिलता है, तो सबसे मिलता है तो ज़रूरतें सारी हैं। तो हर एक पार्टी चाहती है कि हमारी सत्ता आए, हमारी सरकार आए, तो कुछ इनको उठाने वाले भी मिलेंगे, और सरकार को तो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। जैसे एक घर चलाना बच्चों कितना मुश्किल होता है ना, तो देश चलाना कितना आसान थोड़ी है, कितनी समस्याएं होती हैं, तो उसको मैनेज करना। और लास्ट में है क्या, सीड क्वालिटी। ये आपका क्या है कि 12वीं जो डिमांड है ये कहती है कि सीड क्वालिटी यानी कि जो बीज है उसकी क्वालिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि जो चाइना है, चाइना में पर हेक्टर प्रोडक्शन हमसे ज़्यादा है। आगे कुछ डाटा हम आपको बताएंगे, लेकिन इरिगेशन लैंड, क्रॉप लैंड, कल्टीवेटेड लैंड इंडिया में ज़्यादा है, लेकिन पर हेक्टर प्रोडक्शन चाइना में ज़्यादा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं सीड क्वालिटी जो है वो ज़्यादा है। अब इस फार्मर प्रोटेस्ट की जो 12 डिमांड है, अब गवर्नमेंट के पास तो रिपोर्ट भी होती है, स्पाई सिस्टम भी कर रहा है गवर्नमेंट की, इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी होती हैं। अब ये मीडिया में भी ये न्यूज़ है कि इसको एंटी नेशन जो एक्टिविटी हैं बढ़ाने वाले वो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, इसमें कहीं खालिस्तान के भी नारे लग रहे हैं, कहीं मोदी का अगर आप बढ़ गया उसको नाउ डाउन करना है, तो वो पॉलिटिकल बातें तो होंगी ही होंगी। तो ये चीज़ें आपकी चलती रहती हैं, लेकिन यूपीएससी में आपका पॉइंट, आपका व्यू क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन किस तरह घुमा के आएगा, और आपको वो कैसे कवर करना है। तो ये फार्मर्स का प्रोटेस्ट है। अब देखो इसमें ये प्रॉब्लम ऑफ MSP वेरियस रिपोर्ट,
अब इसमें जो ये रिपोर्ट बनाई थी उसके लिए सरकार ने क्या किया, पिछला जो प्रोटेस्ट हुआ था 2021 में 20 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर करने के ऊपर लगभग 11 बार फार्मर्स के साथ बातचीत हुई, लेकिन 11 बार बातचीत होने के बाद नो रिजल्ट, और लास्ट में जो आपके 3 एग्रीकल्चर कानून थे उनको सरकार को रद्द करना पड़ा। अब विपक्ष तो दावा लगाता है या क्लेम कर रहा है कि 2022 के इलेक्शन थे यूपी में, इसलिए सरकार, या 2-4 जगह और इलेक्शन थे तो इसलिए सरकार ने क्या किया, डरते हुए स्टेप वापस ले लिए। तो अब सरकार ये भी तो कह सकती है कि भी आप इलेक्शन के टाइम पे ही बैठते हो, पिछले 4 साल क्या कर रहे थे। अब किसान कहते हैं कि हम तो टाइम दिया था सरकार को 2 साल का कि आपने एमएसपी पे कानून नहीं बनाया, अब उसका देखो क्या स्टेटस है। 12 जुलाई 2022 को, यानी कि जब कोरोना बिल्कुल समाप्त हो गया, सरकार ने क्या बनाई, कमेटी बनाई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, संजय अग्रवाल, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। अब इसमें क्या था, एक यूनियन था और स्टेट गवर्नमेंट सब पार्ट हैं, साथ ही एग्रो साइंटिस्ट हैं और एग्रो इकोनॉमिस्ट भी हैं, और इसके अलावा क्या है, 3 किसान कंबाइंड जो किसान मोर्चा आपका, उससे व्यक्ति हैं जो अभी बैठा हुआ है, और 5 जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है वो, ये भी और ये भी, यानी कि दोनों चीजें, दोनों ग्रुप जो है वो इसमें शामिल नहीं हुए हैं, या न तो ये इस मीटिंग में शामिल हुआ और न ही ये मीटिंग में। अब आप मीटिंग में भाई जा भी नहीं रहे हो, और आप एक तरफा कर रहे हो मेरी 12 डिमांड पूरी करो, सरकार खुद चंडीगढ़ चली गई, आपने जाम लगा दिया। अब आप जाम लगा रहे हो तो क्या जो पब्लिक है उसके राइट नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे देता हूं कि इस मूवमेंट के कारण जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके कारण पहली बात तो ये दोनों शामिल नहीं हुए, 6 तो इसकी बच्चों मेन मीटिंग हो चुकी है, ठीक है, और 32 इसकी सब मीटिंग हो चुकी हैं। इनका अंदर ये ना तो ये शामिल हुए ना ये शामिल हुए। अब मीटिंग में शामिल होने जा रहे थे तो वहाँ करौनी बॉर्डर के ऊपर एक किसान की हत्या हो गई, अब उसके ऊपर भी चल रही है जांच कि भाई वो पुलिस की गोली से मरा है या कोई और उसमें कॉन्सिक्वेंसी है, तो उसके कारण वो मीटिंग रद्द हो गई, मतलब हुई नहीं। तो यहाँ पॉइंट क्या है कि इनकी डिमांड मान लें हम 12 की 12, तो आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर बजट है वो, अभी मैंने आपको टोटल बताया था कि हमारे देश का बजट है 47.66 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। अगर ये 12 डिमांड मांग लें तो आपका जो एग्रीकल्चर बजट है वही आपका क्या हो जाएगा, 25 से 30 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। यानी कि आपकी गवर्नमेंट की जेब में 48 रुपीज है, और 48 में से 30 रुपीज तो एग्रीकल्चर ही लेगा। अब 18 रुपए में आपको डिफेंस भी चाहिए, इक्विपमेंट भी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, रोड भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, रेलवे भी चाहिए, सिविल एविएशन भी चाहिए, शिपिंग भी चाहिए, कार्गो भी चाहिए, साइंस एंड टेक्निक भी चाहिए, डिफेंस भी चाहिए, इंटरेस्ट की पेमेंट भी करनी है, लोन ले रखा वो भी देना है, इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्सचेंज करना है, क्रूड ऑयल भी मंगवाना है। कहाँ से लाओगे भाई, कितनी चीजें गिना दी मैंने आपको, सोच के देखो। तो आपका मोर देन 50% बजट तो एग्रीकल्चर ही ले गया, और जबकि किसान एमएसपी में कितने कवर होते हैं, 6%, यानी कि 15 करोड़ का 6%, यानी कि जो मैंने आपको बताया था 87 लाख किसान ही कवर हो रहे हैं। उनको आप 25 रुपए दे दोगे 100 में से, 25 से 30%, सॉरी, यानी कि 47 यानी 25 से 30, तो इसका बजट है ये, यानी कि 50% से ऊपर हो गया। तो 100 में से 70 रुपए आप उसको दे दोगे क्या, और बाकी 30 रुपए में आपको पूरी देश की जनता को संभालना है, ऐसे पॉसिबल नहीं होता। तो इन बातों से देखकर जब आपका क्वेश्चन आ जाए कि फार्मर प्रोटेस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट या किसानों के द्वारा की गई डिमांडों को अनदेखा करना लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात है, एक्सप्लेन कीजिए। अब लोकतंत्र में तो किसान थोड़ी है, किसान ही थोड़ी, लोकतंत्र में तो मजदूर भी हैं, महिलाएं भी हैं, और जनमानस भी है, उद्योगपति भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, सैनिक भी हैं, पुलिस भी है, प्रशासन भी है, डिफेंस भी है, एरोस्पेस भी है, डीआरडीओ भी है, वैज्ञानिक भी, ये कहाँ जाएंगे। तो ऐसे आपको एक ब्रॉड कंसेप्ट लेना पड़ेगा बच्चों, तब जाके आपका क्वेश्चन क्लियर होगा।
क्लियर ये चीजें। तो अब ये जो कमेटी बैठी थी इसमें 3 पॉइंट थे कि एमएसपी के ऊपर क्या पॉइंट हो, और नेचुरल फार्मिंग जैसे मैंने आपको समझाया था कि नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या है कि किसानों को केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंड नहीं हो, वो एक प्राकृतिक खाद अपनाए, नैनो डीओपी को प्रमोट करें, कंपोस्ट करें, केचुए की कंपोस्ट करें, वार्मिंग करें, और आपका जो गोबर की खाद है या जो गोबर गैस प्लांट है, सीएनजी मीथेन है ना, मीथेन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा यूज हो, ताकि आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी ठीक रहे, फूड चेन सिस्टम वो भी ठीक रहे, इकोसिस्टम है वो भी ठीक रहे, और प्लांटेशन जो है वो अच्छी क्वालिटी को। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब आपका क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि एक से ज़्यादा फसल लेना, मिक्स क्रॉपिंग है, मिक्स्ड एग्रीकल्चर है, रिले क्रॉपिंग है, एल क्रॉपिंग है, ये आपकी सारी चीज़ें, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि बागवानी को भी बढ़ावा देना, फसलों के साथ साथ रूटीनली जो रबी और खरीफ की फसलें हैं उसके साथ साथ अन्य फसलों को भी बढ़ावा देना ये जरूरी है। ये आपकी ये जो 12 जुलाई को कमेटी गठित हुई थी, ये 3 फोकस पॉइंट थी इसके बच्चों, 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पर किसान शामिल ही नहीं हो रहे। अब तो हालांकि विदेशों का पिछले मूवमेंट में एक थेटा थेटा नाम की कोई महिला थी जिसने कभी किसानी का कोई मतलब नहीं, वो भी कमेंट कर रही थी, कनाडा भी इंटरफेयर कर रहा था। लेकिन बाद में जब 2022 में पता चला कि कनाडा में जब ट्रैक्टर लेके किसान जब बैठे वैंकूवर में, तब पता चला उनको कि किसान जब प्रोटेस्ट करते हैं क्या होता है। अब यूरोप में भी कुछ किसान ट्रैक्टर लेके, ट्राली लेके पोलैंड या जर्मनी के सीमा के ऊपर जुट गए थे। तो जब अपने ऊपर आती है तब पता चलता है कि समस्या क्या होती है। तो भारत के अंदर ये जो समस्या है किसानों की, ये कुछ मामले में जेन्युइन है और कुछ मामले में पोलिटिसाइज भी ये की हुई है। ये मेरा व्यू है, आपका व्यू इससे अलग हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अब कवरिंग एमएसपी क्या है, देखो 7 तो शेयर्स हैं। अब ये आपके फैक्ट रह गए हैं, ऑयल सीड्स 8 हैं, पल्सीज 5 हैं, और कॉमर्शियल फसल कितनी है, 3 है। अब इसमें जो कॉमर्शियल फसल है बच्चों, ये अलग अलग टाइप के, ये आपको मैं बता देता हूँ फटाफट की। पैडी में आपका सेल्स में अनाज में जो 7 आते हैं, पैडी है, व्हीट है, ज्वार है, बेरली है, बाजरा है, रागी है, मेज है, यानी कि ये तो आपके अनाज 7, और 5 आपकी दालें हैं, अरहर है, ग्राम है, मूंग है, लेंटिल है, और उड़द है। ये आपकी 5 दालें हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। टोटल कितनी होगी, 12। नेक्स्ट क्या है, 8 इसमें है, 12 और 8 20, और इसमें बेसिकली ये 3 है बच्चों, ये 3 ही शामिल होते हैं। इनको हम बताएंगे क्या है मामला। ये ग्राउंड नट, रेपसीड, सोयाबीन, तोरिया, सिसमम, सनफ्लावर, सेफ्लोर और नाइजर सीड, यानी कि 8 जो आपके क्या हैं जिन पे तिलन हम जिसको बोलते हैं, इनसे तेल निकलता है। तो अभी सोयाबीन के ऊपर भी बात चल रही थी, हालांकि मलेशिया इंडोनेशिया से हमने सनफ्लावर के ऊपर भी बात चल रही थी, ये कम हो गया था। तो यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे इसलिए ज़रूरी है कि जैसे अभी हमने बताया ना, CCEA में एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का मतलब, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का मतलब, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री का मतलब क्या है कि हम किससे ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारे देश में क्या कमी है, कौन सा तिलन कम हो गया, कौन सा बढ़ाना है, कहाँ से एक्सपोर्ट करना है, कहाँ से इंपोर्ट करना है, वहाँ से हमारे स्ट्रेटजिकल हमारे रिलेशन कैसे हैं, उठ बैठ हमारी कैसी है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पिछले साल मैक्सिको गए थे, थोड़ा याद करो, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम देना है। तो मैक्सिको क्यों गए थे, अर्जेंटीना क्यों गए थे, उन अर्जेंटीना और मैक्सिको में गए तो हमें कौन सी एक प्रॉब्लम आ रही थी क्रॉप्स के प्रोडक्शन के कारण, वो आपका होमवर्क है, वो आपको पता करना है कि वहाँ के जाने पर उस आईआर के कारण हमारी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजिक पॉलिसी के कारण हमें क्या फायदा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें यहाँ कॉमर्शियल फसल में क्या है, रॉ कॉटन, रो जूट और कोपरा, ये 3 आपकी इसमें शामिल की जाती हैं। अब यहाँ पर क्या है, डीहैस्क्ड कोकोनट यानी कि कच्चा नारियल है, ये इसी का पार्ट हो जाता है। एक शुगर कैन है, एफआरपी का है फ्यूल रीमेन्यूरेशन प्राइस, यानी कि एक लाभकारी मूल्य, जो ये भी आपका CCEA ही डिसाइड करती है बच्चों। लेकिन ये एमएसपी से अलग इसलिए है कि एमएसपी में ये शुगर कैन शामिल नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जो शुगर इंडस्ट्री के मालिक होते हैं, चीनी मिल, शुगर मिल, वो जिस देर पर गन्ना परचेज करेंगे किसानों से, वो डिसाइड होता है CCEA द्वारा, और वो क्या होता है, एफआरपी लाभकारी मूल्य, उस पर ये किसानों से खरीदा जाता है। 1966 से ये आपका 67-68 से ये आपका चल रहा है। और दूसरा है
टबैको VFC, और VFC है बच्चों वर्जीनिया फ्लू कर्व्ड टबैको। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये दोनों आपके MSP में शामिल नहीं है, ये अलग से आपकी प्रोसेस चलती है। इसलिए MSP में टोटल आपकी कितनी फसलें होती हैं बच्चों? 23 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या बनता है, MSP प्रति क्विंटल गेहूं। अब कंपेयर क्या करता है UPSC? आपको पता है कि UPSC अपने क्वेश्चन में ट्रेंड पूछता है, और ट्रेंड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा बच्चों? आपसे क्या पूछ लेगा? स्टेटमेंट पूछ लेगा। स्टेटमेंट क्या दे देगा कि पिछले दशक में भारत के अंदर रबी की फसल में सर्वाधिक MSP के अंदर जो वृद्धि है वो गेहूं में देखने को मिली। ये तो स्टेटमेंट गलत होगी ना। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो गेहूं में कितने? 62। तो सबसे ज़्यादा किस में है बच्चों? मसूर में 170.80%। पिछले यानी कि 2014-15 से लेकर 2024-25 तक, यानी कि नंबर 1 पर ये है। और सेकंड नंबर पर आपका क्या है? कुसुम। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होना चाहिए आपको। बाकी रेट तो आपसे नहीं पूछते, लेकिन ये ट्रेंड आपका पता होना चाहिए। और गेहूं में कितनी है? 62.5, यानी कि सबसे कम तो गेहूं में ही है, क्योंकि गेहूं में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी तो होता है। तो उसलिए सरकार उस पर सोच समझ के, क्योंकि गेहूं से बहुत सी चीज़ें बनती हैं जो रूटीन का, हमारा 90% लोग तो देश के अंदर गेहूं ही खाते हैं। हालांकि भारत की सबसे बड़ी फूड क्रॉप्स आपकी राइस है, लेकिन फिर भी गेहूं से क्या है, बेकरी में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो ये आपका ट्रेंड पूछ सकते हैं। हालांकि ये मैंने इसलिए दिया है कि गेहूं, जौ और चना, और साथ में धान आपका खरीफ का ध्यान रखना। तो ये फसल कितना आपका MSP हुआ है। छोटे मोटे जो आपका 1 डे एग्जाम होते हैं CGL असिस्टेंट कमांडेंट, उसमें कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि कितने रुपए बढ़ाया है ना। तो ये ध्यान रखना, इस टाइप से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। हालांकि UPSC में तो ट्रेंड पूछेगा, स्टेटमेंट पूछेगा। नेक्स्ट है, ये मैंने आपको पूरा एक अलग से डाटा दे दिया है कि वीट के अंदर 150 थे। यहाँ भी पूछ लें सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में हुई है, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ है जो पर क्विंटल रेट बढ़ाया है गवर्नमेंट ने MSP, वो 23 और 24 के बीच में सबसे ज़्यादा आपका 425 में है। और सेकंड नंबर तोरिया या लाही में है। और थर्ड नंबर आपका किस में है बच्चों? 200 रेपसीड या सरसों। तो ये क्रम लगाना आ जाएगा कि ग्रोथ में क्रम लगाओ, या स्टेटमेंट दे देंगे वो ठीक है या गलत है, इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बच्चों, अब ये चेंज इन एग्रीकल्चर बजट, यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ थोड़ा सा हम बताएंगे कि 2025-24 में जो टोटल एग्रीकल्चर है ना, वो टोटल बजट का कितने % है बच्चों? 2.7। अभी मैंने पिछले पिछले से लास्ट टू लास्ट पेज में आपको क्या बताया था कि अगर गवर्नमेंट अभी MSP के ये सारी बातें मांग ले तो टोटल बजट का वो आपका 50% से ज़्यादा हो जाएगा, जबकि अब की बार अभी फिलहाल कितना? 2.781। अब देखो थोड़ा सा हम चेंज दिखाते हैं आपको। 2013-14 से लेकर और आज आपका जो एग्रीकल्चर बजट है, किसी ज़माने में 27,000 रुपये होता था, करोड़ रुपये। आज वो कितना है? 1.27 लाख करोड़, यानी कि कितना ग्रोथ, यानी कि कितनी बढ़ गई है। तो इसका मतलब सरकार, अब आपका क्वेश्चन आ जाए कि स्टेट गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए क्या स्टेप उठाए हैं। तो आप उसमें कुछ फैक्ट तो दोगे ना, कुछ इंफॉर्मेशन दोगे, तभी आपका क्वेश्चन जो ऑथेंटिक होगा। और ध्यान रखना, फैक्ट याद हो तो ही आप देना, सट्टा या तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ एक दूसरा बता देता हूँ। जैसे सरकार बहुत सी जैसे वेलफेयर स्कीम चला रही है, ये जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13,625 करोड़, जिसमें कितने किसान कवर हो रहे हैं? 4 करोड़। और प्रधानमंत्री किसान निधि योजना जिसमें 60,000 करोड़ का बजट है, वो कितने किसान कवर कर रही है? 11 करोड़ फार्मर्स, जिसका बजट देखो कितना है? 2.8 लाख करोड़ रुपीज़ है। यानी कि जो ये बजट है इससे डबल हो गया। यानी कि नॉर्मल में बजट में कितना पैसा दिया आपकी बार सरकार ने? 127 लाख करोड़, 1.27 लाख सॉरी। और टोटल आपका किसान निधि से कितना चला गया? 2.82 लाख करोड़ रुपए। अब आप देखो कि जो 2013-14 में एग्रीकल्चर वेलफेयर एक्सपेंडिचर जो होता था ना, वो कुल मिला के होता था 1.5 लाख करोड़ रुपीस। कितना था? 1.5। आज ये देखो 2.82 लाख करोड़ तो इसी का होगा। हालांकि ये साल में, पूरे साल में जाता है 3-3
किस्तों में, लेकिन एवरेज हम मान लें तो लगभग आज जो है गवर्नमेंट खर्च कर रही है 2.5 लाख करोड़ रुपीज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर वेलफेयर एक्सपेंडिचर कर रही है, जिसमें इंश्योरेंस भी आ गया, ई मार्केटिंग भी आ गया, कंपनसेशन ऑफ रिस्क फंड भी आ गया, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना आ गई, और ये फर्टिलाइजर सब्सिडी, आप देखो फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडी। अब जब आप डीएपी और यूरिया खरीद के ला रहे हो और सरकार सब्सिडी न दे तो जो 400 रुपये का कट्टा है वो आपको तो 1000 से ऊपर पड़ेगा। तो 1.6 लाख करोड़ रुपए आपकी गवर्नमेंट किस पे कर रही है, फर्टिलाइजर सब्सिडी पे। अब WTO से आप बाहर आने की बात कर रहे हो तो आप WTO से बाहर आ सकते हो क्या? दिमाग लगाओ। अगर आना है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? ग्लोबलाइजेशन एक छद्म तो नहीं है, ग्लोबलाइजेशन से भारत का नुकसान तो नहीं हो रहा, तो उसमें ये पॉइंट आपको एनालाइज करना पड़ता है। लेकिन वो आपका एक अलग टॉपिक हो गया कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है, वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन यहाँ आप फर्टिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप WTO के साथ कितना जुड़े हुए हो, ये अलग पॉइंट है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सम इम्पोर्टेंट फैक्ट, कई बार क्योंकि प्रैक्टिकली आपको अप्रोच लेके चलनी पड़ती है, मेंस के साथ साथ पीटी भी तो देना है ना। तो ये अब इरिगेटेड लैंड यहाँ पर क्या है, सिंचित भूमि जो है वर्ल्ड की जो टोटल इरिगेटेड लैंड है उसमें कंट्रीब्यूशन या शेयर कितना हमारा, तो इंडिया नंबर 1 पे है 22%, नंबर 2 पे चाइना 21.33% और नंबर 3 पे है US 15%। ये तो है वर्ल्ड के कंपेयर में। और ये इरिगेटेड लैंड है बच्चों कि हमारे देश के अंदर जो टोटल लैंड है उसका कितना इरिगेशन हमारा परसेंटेज है, तो उसमें नंबर 1 हम ही है, इंडिया 55, चाइना 42, US जो है वो आपका 20% है, यानी कि 3rd नंबर पे। यानी कि टोटल में भी वर्ल्ड शेयर में भी हम फर्स्ट हैं, और इंडिया के यानी कि कंट्री वाइज कंपेयर, खुद के सेल्फ कंपेयर में भी हम फर्स्ट हैं। 3rd है टोटल क्रॉप लैंड, यानी कि एक कृषि की जो भूमि है कृषि के क्षेत्र में है। तो ये ध्यान रखना, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 2019 से पहले देखो US और इंडिया का थोड़ा ही फर्क है, 10 मिलियन हेक्टर का ही फर्क है, 0.10 का। तो 2019 से पहले US हमसे आगे था, तो ये चेंज हो जाते हैं। नंबर 1 हम हैं, सबसे आगे क्रॉप लैंड हमारे देश में है, टोटल क्रॉप लैंड। नंबर 2 US है, नंबर 3 चाइना है, नंबर 4 क्या है, रसिया है। तो ये मिलियन हेक्टेयर में है। और मैं आपको बता दूं कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.46 एकड़, यानी कि लगभग 2.5 एकड़ के आसपास पड़ता है। और यहाँ कल्टीवेटेड लैंड, कल्टीवेटेड लैंड का मतलब है कि जोती गई भूमि, यानी कि जहाँ फ्लोग चलाया, हल चलाया, उस कोई भूमि के हिसाब से यहाँ पे भी अलग अलग रैंक है। देखो टोटल कल्टीवेटेड लैंड यानी कि कुल एग्रीकल्चर लैंड जो हमारे पास है उसमें कल्टीवेटेड लैंड का एरिया हमारा 1765260, यानी कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 17,65,260 किलोमीटर स्क्वायर। जो कल्टीवेटेड लैंड का कितना बनता है हमारा 53.7%। सेकेंड नंबर पे देखो टोटल में US है 16 लाख के आसपास, यानी कि उससे हम थोड़े से आगे हुए यहाँ पर भी, क्योंकि क्रॉप लैंड एक बड़ा कवर होता है और कल्टीवेटेड लैंड उसके थोड़ा होता है, तो थोड़ा ही फर्क, ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ दूसरे नंबर पर कौन है, US। अब ये देखो यहाँ चेंज हो जाएगा भाई, रसिया में टोटल कल्टीवेटेड लैंड तो ज़्यादा है लेकिन परसेंटेज जो है उस लैंड का वो कम है, इसलिए चाइना जो है वो परसेंटेज में तो आगे है लेकिन टोटल में रसिया आगे है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आपको कल्टीवेटेड लैंड परसेंटेज में पूछें तो चाइना आगे है, और फिर आपका ब्राज़ील आगे है, और फिर आपका रसिया आगे है। लेकिन टोटल कल्टीवेटेड लैंड में पूछें तो आपका 1 इंडिया है, 2nd US है, 3rd रसिया है, 4th चाइना है, 5th ब्राज़ील है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टेटमेंट देके पूछ सकते हैं आपसे। तो ये आपका फैक्ट मैंने एक अलग से दिया है। नेक्स्ट फैक्ट और बता दूं मैं आपको, ये यहाँ पर एक कल्टीवेटेड कमांड एरिया यानी कि इरिगेशन स्कीम जो हमारी वो कैसी है। अगर कोई इरिगेशन स्कीम 10,000 हेक्टर से ऊपर कवर करती है तो उसको मेजर प्रोजेक्ट कहते हैं। 10,000 to 2,000 के बीच में है, मिड में है, तो उसको मीडियम कहते हैं। और माइनर का मतलब बिलो 2,000 आपका माइनर इरिगेशन स्कीम है। तो ये कई बार ऐसे आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है फैक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट है फार्मर कैटेगराइजेशन, है कि जो फार्मर्स हैं उनका विभाजीकरण, वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो मार्जिनल फार्मर वो होता है बच्चों जिसकी लैंड जो है वो 1 हेक्टेयर से कम हो, यानी कि जिस किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उसको मार्जिनल लैंड, मार्जिनल फार्मर्स का मतलब हिंदी में हम बोलते हैं सीमांत किसान कहा जाता है। तो
कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ बच्चों, सीमांत किसान कहते हैं किसे कहते हैं? तो आपके देश के अंदर, हमारे देश में सबसे ज़्यादा लगभग 62% किसान क्या है? सीमांत किसान ही है। तो इसका मतलब जो 6% किसान है जो एमएसपी कवर कर रहे हैं, एमएसपी में अंडर है, तो क्या वो मार्जिनल है क्या? आपके जो पंजाब और हरियाणा में है, पंजाब और हरियाणा में बच्चों मोस्टली आपके कौन से फार्मर है? मीडियम और लार्ज फार्मर है। तो जो एक्सेस, तो प्रोडक्शन एक्सेस जो अमाउंट है वो मार्जिनल फार्मर वो तो है ही नहीं, बहुत कम है। तो स्मॉल फार्मर 1 से 2 हेक्टेयर, सेमी मीडियम 2 से 4 हेक्टेयर, मीडियम 4 से 10 हेक्टेयर और लार्ज फार्मर अबाउट 10 हेक्टेयर। यानी कि लार्ज फार्मर तो आपके मुश्किल से 1-2% ही है कुल जनसंख्या, कुल फार्मर का। और टोटल फार्मर मैंने कितने बताए थे बच्चों? 15 करोड़ फार्मर्स, ये एक नॉर्मल डाटा है। तो उसमें से कितने परसेंट देखो, 50 से ज़्यादा तो आपके कौन से हैं? मार्जिनल फार्मर है। तो एमएसपी दे भी दें तो कितने किसानों को फायदा होगा भाई? जिसकी कहते हैं जिसका ओरा बड़ा उसकी एनर्जी ज़्यादा, तो जिसके पास भूमि ज़्यादा है फायदा भी उसको ज़्यादा होगा। जिनके पास बेचारे जो छोटे किसान हैं उसको एमएसपी से क्या फायदा होगा? वो तो मुश्किल से अपना 1 साल का अनाज पैदा कर ले, उगा ले, तो ही जरूर बहुत है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट जो ये आज का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने बताया है कि कितनी सुसाइड हो रही है हमारे देश में फार्मर्स की। तो सबसे ज़्यादा फार्मर सुसाइड केस आपके बच्चों महाराष्ट्र में है, सेकंड नंबर पे कर्नाटक में, थर्ड में है आंध्र प्रदेश, फोर्थ में है तमिलनाडु और फिफ्थ में है मध्य प्रदेश। तो क्रम लगाना पूछ लें आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। अब भारत के अंदर दूसरा पॉइंट क्या है कि सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है सुसाइड टेंडेंसी की किसानों में, वो आपकी यूपी में सबसे ज़्यादा है और नंबर 2 आपका कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो यहाँ आपका जो फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, आपको पता है कि भाई उनकी जो कॉस्ट है वो कवर नहीं होती। ज़मींदारों से, किसान, बड़े किसानों से वो पैसा उधार लेते हैं, फिर बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, बैंक से लोन लिया वो चुका नहीं पाए, कुर्की हो गई, या लोन के, या हमारे देश में ये भी तो एक सिस्टम है ना कि बड़ा आदमी लोन ले ले तो उसकी तरफ चलते हुए भी 2 बार बैंक कर्मचारी सोचेगा, लेकिन एक गरीब किसान मजदूर लोन ले लेता है तो बैंक कर्मचारी चौड़ा हो जाता है, ला भाई पैसा दे, कब देगा? तो यानी कि कमजोर को सभी परेशान करते हैं, लेकिन ताकतवर को पकड़ के दिखाओ तब जाने। जो बड़े बड़े घोटाले करके बैठे हैं बैंकों में उनको पकड़ो आप। हालांकि सरकार कोशिश भी कर रही है कि कुछ जो लोन डिफॉल्टर था उसको कवर भी किया, लेकिन नॉर्मली तो नहीं होता ना। जो बड़ा सुर्खियों में आ गया तो उसको तो गवर्नमेंट कंसर्न कर लेती है। जो नीचे नीचे करप्शन है, भ्रष्ट हैं, जो अधिकारी मिलकर गड़बड़ करते हैं, वहां पर तो आम आदमी, छोटा जो लेवल का बेचारा जिसकी इनकम कम है, गरीब है, मजदूर तबके का है, उसको परेशान किया जाता है। इसलिए सुसाइड क्या हो जाती है, टेंडेंसी बढ़ने के कारण सुसाइड केस भी बढ़ जाते हैं। जो एक तरफ तो हम 2047 तक भारत को विकसित करना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये जो टेंडेंसी है, ये सुसाइड केस है वो बढ़ रहे हैं। और जनसंख्या अच्छी खासी हमारे देश के अंदर लगभग 156 या 160 किसान आत्महत्या कर लेते हैं। ये वर्ल्ड लेवल का डाटा है पर डे अलग अलग राज्यों में। तो उस हिसाब से तो ये क्वेश्चन मार्क है हमारे कंट्री के वेलफेयर पॉलिसी भी कि इसको एक थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है। और जो प्रोडक्शन सिस्टम है, प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, एमएसपी सिस्टम है, ये रिस्क फंड है, और ई मंडी नॉमिनेट करना, पोर्टल सिस्टम बनाना, इंश्योरेंस कवर करना, और क्रेडिट कार्ड, मृदा सॉइल कार्ड है, ये जो कुछ योजनाएं बना रखी हैं इनको सही से इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है बच्चों। इम्प्लीमेंट के बिना तो, जैसे आप अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपकी तैयारी भी क्या हो जाएगी, अधूरी रह जाएगी। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस क्लास को आप जितना हो सके उतना एक्सेस शेयर करो, और कमेंट में मुझे आप कोई टॉपिक आपको इकोनॉमी में या पॉलिटी में या आईआर में समझना है तो आप उसमें आफ्टर ये क्लास देखने के आप लिख भी सकते हो कि सर इस टॉपिक पे कोई क्लास तैयार कर दो, तो हम उस टॉपिक पे भी क्लास लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना हेल्थ को साफ सुथरा रखिए। हेल्थ है तो बच्चों सब कुछ है, और कंटिन्यू पढ़ते रहिए। और ये क्लास गारंटी है कि अब की बार जो मेंस और प्री का क्वेश्चन होगा उसमें आपको काफ़ी मददगार या यूजफुल होगी। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।